ठीक है। और मैं ये क्यों बता रहा हूं, ये सर आप क्यों बता रहे हो, क्योंकि आपको क्वेश्चंस क्या आएंगे, क्वेश्चन आएंगे कि ऐसे सोर्स रखे हुए कुछ भी हो सकते हैं। आपके पास एक दो क्वेश्चंस मैं दिखाऊंगा। यहां पॉइंट से P1 पॉइंट से P2 पॉइंट तक ले गया कोई पार्टिकल को, उसमें पूछेगा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट, काइनेटिक एनर्जी। जब ये पार्टिकल एक मास को क्या किया था, P1 से छोड़ दिया गया था, वो अपने आप P2 तक मूव कर गया, तो यहाँ पे उस पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी। ये सब जो क्वेश्चंस आते हैं उससे मैं तुरंत बच जाऊंगा। तो मैं क्या कहूंगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, m डेल्टा v होगा कि नहीं, और v क्या होगा, जब आपने कहां से लेके गए थे, P1 से लेके गए थे, कहां तक लेके गए हो, P2 तक, तो m इंटू जो पोटेंशियल एट पहले कहां से चले थे, vf माइनस डेल्टा v को क्या लिखते हैं, vf माइनस vi हमेशा लिखेंगे। अगर डेल्टा u को लिखना रहेगा तो ये क्या होगा, uf माइनस ui। डेल्टा आर को लिखना होगा तो क्या होगा, एफ माइनस आर आई। ये चीज हमेशा याद रखना। तो यहां डेल्टा वी लिख रहे हैं तो वी एफ माइनस वी आई, तो आई क्या था, P1 पॉइंट पे था, तो V एट P1, ठीक है, और माइनस कहां तक ले गए, V एट P2 टाइम्स, अगर मास मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये डेल्टा V आएगा, डेल्टा U आएगा कि नहीं। अब डेल्टा U मालूम है तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स मालूम चल जाएगा, माइनस डेल्टा U होता है। वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स मालूम चल जाएगा। यस सर। तो सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे, समझ में आ गया। इसी के लिए इसका इस्तेमाल होता है। और ये चीज, हाँ यही ऋत्विका बेटा, ऋत्विका, ऋत्विका यही ना, प्रोनाउंसिएशन सही कर रहा हूँ ना। यस सर, ऋत्विका। ओके। तो ये चीजें होती हैं। और हमें यहाँ पे अब किसी के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं रखनी पड़ रही है, वी जैसे जैसे अपना बनेगा वैसा वैसा इसके अंदर लिख सकते हैं, पॉइंट मास के लिए यू, ठीक है। तो ये ऐसे क्वेश्चंस हमने किए थे। अब मानते हैं कि हमने ये, अब हमारे पास स्फीयर का केसेस ले रहे हैं, स्फीयर के केसेस के कारण हम हर पॉइंट पे अब पोटेंशियल नापना चाहते हैं, कैसे निकाले बताइए। अब ये आपके पास स्फीयर एक केसेस है। स्फीयर का पहला केस लेते हैं, थिन स्फेरिकल शेल। थिन स्फेरिकल शेल है आपके पास, पी पॉइंट पे हमें पोटेंशियल निकालना है इस शेल के कारण। ये शेल एम मास का है, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। ये एम मास का है, ठीक है सर। अब ये एम मास का जो आपके पास शेल है, इस पी पे मुझे इसका, इसके कारण ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या बन रहा होगा, पी पे कितना आ रहा होगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, किसके कारण, ये शेल के कारण। शेल क्या है इसके लिए, सोर्स मास। तो आपने सर बोला था, किसी ने आंसर दे रखा, ओमेगा बाई टी ये पड़ेगा ना सर, सर ओमेगा बाई टी करना पड़ेगा, ओमेगा बाई टी कैसे, सर आपको मैंने, ओमेगा एक्सेलरेशन देगा तो उससे जब टी से डिवाइड करेंगे तो सर, मतलब टाइम से डिवाइड करेंगे तो वो वेलोसिटी देगा ना। नहीं 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 नहीं, आपको देखो मैंने बोला पोटेंशियल निकालने की, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ठीक है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इस पॉइंट पी पे निकालना है। तो देखो हो क्या रहा है, अगर हम एक पॉइंट मास लेते हैं, चलिए आपके पास एक पॉइंट मास, सोर्स मास लिया हमने, एक सेकंड, हाँ यहाँ पे आपने एक सोर्स मास लिया कैपिटल है, इस पॉइंट पे अगर मुझे, इस पॉइंट पी है, यहाँ पे इस पॉइंट आपके पास सोर्स मास है आपके पास, इस पॉइंट पी, इसके बीच में डिस्टेंस है आर, इसके यहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कैसे निकालो, हाँ सर भूल गए, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक में चलती, यहाँ चार्ज क्यू होता था, इस पॉइंट पी पे है, ये था ना बेटा, ये था ना के क्यू बाई आर। ये सर के क्यूब आया। और मैंने क्या बोला था, फॉर्मूला कैसे चेंज करते हैं, ये पी, अब ये वी क्या बन जाएगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ये क्या क्या था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, सर आपने बताया था कुछ के को सर माइनस के जी की से, जगह जी से जी एम बाय आर, आर से रिप्लेस कर देंगे। बस, तो ये हो गया, आ गया। ये तो पॉइंट के कारण था, ये क्या था, इसके कारण था, इसके कारण था। ये सर। अब यानी हम ऐसे अगर इस एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का निकालना है तो कैसे निकालेंगे, तो हमें एक एक एलिमेंट लेना पड़ेगा, हर एलिमेंट का मास m,
और सबका निकालना पड़ेगा उस एलिमेंट के कारण। जो स्फीयर के केसेस में लेते हैं वो कैसे लेते हैं, स्फीयर को क्या करते हैं, ऐसे ऐसे रिंग्स में डिवाइड करते हैं, ऐसे ऐसे रिंग्स में। और रिंग्स का हमने निकाल रखा है, रिंग्स का क्या निकाल रखा है सर, याद नहीं है सर, क्या क्या गंदे गंदे चीज पूछते रहते हो सर। ये निकाल रखा था कि, अरे ये कैपिटल आर लिख देता हूं। रिंग के कारण किसी पॉइंट पी पे यहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या निकाला था, यही निकाला था कि नहीं, नहीं सर याद नहीं है सर, मैं भूल जाता हूँ सर, बच्चा हूँ। यही था ना, देखिए यही था ना। ये सर यही था। तो अब क्या कर रहे हैं, ये मास क्या हो गया आपके पास, ये कैपिटल एम, क्योंकि ये स्फीयर का पार्ट है, क्योंकि ये स्फीयर का पार्ट है। अब इसका मास जो हो जाएगा वो हो जाएगा डीएम, क्योंकि अब एम जो है कैपिटल एम वो पूरा स्फीयर का मास, समझ में आ रहा है। तो इसका एक एलिमेंट जो ऐसा है जो रिंग बन रहा है उसको, उसका मास हो जाता है डीएम। अब ये डीएम इतना इसके कारण प्रोड्यूस कर रहा है, तो यहाँ पे फॉर्मूला चेंज हो जाता है, यहाँ हो जाता है डीएम, लेकिन है तो रिंग, तो इस कारण से ये प्रोड्यूस हो रहा है, यहां पे बन जाता है डीबी। अब क्या करना है कि ऐसे ऐसे रिंग को स्टार्ट करना है जोड़ते हुए। हाँ, इसमें एक्स वैल्यूज चेंज होते जाएंगे, ये सारा कुछ इंटीग्रेशंस में आएगा, ठीक है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि इन जनरल हो क्या रहा होगा, इस रिंग डीएम मास के कारण, फिर इस डीएम मास के कारण ऐसे ऐसे छोटे छोटे रिंग पूरे बनाते जाएंगे, ऐसे बनाते जाएंगे, ऐसे बनाते जाएंगे, इससे बनाते जाएंगे, पूरा इंटीग्रेट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वो आ जाएगा शेल के कारण। लेकिन मुझे उसमें नहीं जाना है, वो डेरिवेशंस नहीं करने, क्योंकि हमारा एग्जामिनेशन में सॉल्व करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उसके मैं एप्लीकेशंस को बता रहा हूं, ऐसा नहीं बोल रहा हूं वो खराब है, वो उसको भी जानना है, वो आप जान सकते हो, उसको आप देख सकते हो 2 मिनट में, लेकिन एप्लीकेशन मैं आपको बताऊं तो आपको ज्यादा हेल्प करेगा एग्जामिनेशन, ठीक है। तो उसको कैसे प्रोड्यूस कर देंगे, अब वैसे ही प्रोड्यूस करेंगे। आपने सर जो बताया था एक फॉर्मूला स्फीयर के केस में, आपने बोला था कि सर एक रामबान, मैंने बोला कौन रामबान है भैया, तो जैसे कि आप जानते हो सर रामबान के बारे में, -g_m इफेक्टिव बाय r लिख दीजिए सर। ये होता है क्या, किसी भी स्फीयर के कारण, किसी भी स्फीयर के कारण किसी भी पॉइंट पे, ये p पॉइंट एक्सटर्नल हो इंटरनल हो, किसी भी पॉइंट पे ये फॉर्मूला लगेगा। मैंने बोला है सही बोल रहे हो, तुमने बोला हाँ सही बोल रहे हो, कैसे करो इस बार करके दिखाओ। तो मैंने देखता हूं p पॉइंट, आपने ये फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए कहा, अब बताओ p आपके लिए पॉइंट है, ये r क्या होता है, स्मॉल r, ये डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ दिस स्फीयर एंड p के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको स्मॉल r से रिप्रेजेंट करते हैं। m इफेक्टिव कैसे होता है, तो ये r, ये स्मॉल r का एक स्फीयर ड्रॉ करेंगे कि नहीं, पूरा एक इसके चारों तरफ। यस सर। m इफेक्टिव क्या हुआ, इसके अंदर का मास, इसके अंदर जितना मास पड़ रहा है, क्या एक स्फीयर ही सिर्फ इसके अंदर एग्जिस्ट कर रहा है, तो क्या इसका मास कैपिटल एम हो जाएगा, एम इफेक्टिव कैपिटल एम बन जाएगा कि नहीं, ये Yes, sir. सबको दिख रहा है कि नहीं, एम इफेक्टिव कैपिटल एम बनते हुए दिख रहा है कि नहीं, सबको नहीं दिख रहा है, पूछिए, ठीक है, ये सर लग रहा है पता। ठीक है, ये आ जाता है। यहाँ पे थोड़ा सा चेंज आता है, क्योंकि आपको ई निकालने के लिए मैंने यही कहा था कि नहीं, -g_m इफेक्टिव बाय r² बोला था कि नहीं। यस सर। अब यहाँ पे ये थोड़ा बन गया है, इसमें थोड़ा सा चेंजेस रहता है, बस यही देखना रहता है। तो ये आपके पास आ रहा है, तो देखिए यही आ रहा है क्या सर, यही आ रहा है क्या, हाँ सर यही आ रहा है, यही आ रहा है सर, ठीक है। ये पी पॉइंट कैसा है, एक्सटर्नल पॉइंट है, और ये क्या लिया है हमने, हॉलो शेल लिया है, ठीक है। आपको उसी चीज की प्रमाणता दिखाते जा रहा हूं। अब इस बार लेते हैं, ये पी पॉइंट क्या चला गया है, कैसा पॉइंट हो गया है सर, डिस्टेंस कम हो चुका है। Inside. इनसाइड हो चुका है। तो डिस्टेंस कम नहीं हुआ बेटा, देखो ये पिंक कलर है ना, पिंक कलर के इस साइड पड़ रहा है या इस साइड पड़ रहा है, अब अंदर में पड़ रहा है तो इसको इंटीरियर पॉइंट्स बोल रहे हैं। इस पॉइंट के बारे में क्या रिलेशन होता है कि ये हमेशा ओ से हमेशा इस पी के बीच में डिस्टेंस निकाला जाता है। ये जरूरी नहीं है कि आप ऐसे बना रहे हो, ये पी पॉइंट ये भी ले सकते हो, ये रहा। आप इस समय क्या करोगे, एक्सिस को ऐसे बना दोगे,
आपने अपने कंफर्ट के अनुसार एक्सिस चेंज कर दिया, आप उसके अनुसार देख रहे हो। तो इस पॉइंट P को बोलोगे ठीक है सर ये डिस्टेंस R दिया हुआ रहेगा। अब लेकिन ये P पॉइंट्स कैसा है, इंटरनल पॉइंट है कि नहीं? तो इंटरनल Yes, sir. पॉइंट के लिए फिर वही वाली बात होगी, चलिए करते हैं, चलिए करते हैं। तो यहां पे जो आएगा आपके पास फॉर्मूलाज में आ रहा है Vp इज इक्वल टू G माइनस जी एम इफेक्टिव बाई R। आ रहा है कि नहीं? क्या एम इफेक्टिव, अब ये स्मॉल r का जो मैं एक रेडियस ड्रॉ करता हूँ, एक स्फीयर ड्रॉ करता हूँ, इसके अंदर मास कितना है बताइए? स्मॉल एम है? अरे बोलो बोलो, कोई बात नहीं, बोलो तो सही, मैं समझा रहा हूं, मैं हूं ना टीचर, मैं समझाऊंगा ना। स्मॉल एम देखो भैया ये स्फीयर है, कहाँ गए, ये मेरे पास देखो बेस, ये स्फीयर है, ठीक है, ये स्फीयर है। अब मैं इसके अंदर वाले में पॉइंट एक ले रहा हूं, उसके अंदर ऐसा गोलाकार बना रहा हूं, उसके अंदर कोई मास रहेगा क्या? पूरा तो स्फीयर यहाँ पे देखो भैया, इसके अंदर आपने जीरो होगा ना भैया। सर आप जीरो कैसे होगा? आपको क्या सर मैंने क्योंकि उसका तो मास ही नहीं होगा ना, अंदर तो कोई भी मास नहीं होगा, चले होलो है। आ गया समझ में? नहीं आया तो फिर से बता देती। आप यूज कर रहे हो, आप शेल यूज कर रहे हो, शेल का कहाँ पे मास होता है? सिर्फ सरफेस पे जो है, सरफेस में मास होता है। आपको एम इफेक्टिव क्या बोल रहा था कि स्मॉल आर का आपको क्या करना है, स्फीयर ड्रॉ करना है। इस बार पॉइंट पी कैसा है, इंटरनल, इसके चारों ओर आपने स्फीयर ड्रॉ किया, आपके अंदर यहाँ में कोई मास है क्या? नहीं। नो सर, तो इसका आंसर आ रहा है जीरो। जीरो। लेकिन होता नहीं, प्लास्टिक बॉल में कैसे जैसे होता है, हाँ प्लास्टिक बॉल वाला केस देखा है, समझ में आ गया सब, ठीक है, प्लास्टिक बॉल का केस वाला। यहाँ लेकिन जीरो होता नहीं। अगर इस केस में जीरो आता है तो इसका अर्थ है कि हाँ सरफेस से आपको इस पॉइंट तक जाने में जीरो पोटेंशियल का चेंज आया हो, सरफेस से यहां तक। ये एक जगह आता है जहां पे एक फॉर्मूला का आपको बस याद रखना है, ई जीरो आ सकता है, वी जीरो नहीं आता है। आप उसी समय अपने कान को खड़े कर लेना, ई जीरो आ जाएगा, वी जीरो नहीं आएगा। वी जीरो सिर्फ इंफिनाइट पे आएगा, ये बात याद रखना, वी सिर्फ इंफिनाइट पे जीरो आता है, यहां जीरो नहीं आएगा। तो सर लोचा क्या है? तब यहां पे क्या कर देंगे, जब ऐसे केस में जीरो पे आ रहा है, तुरंत सरफेस पे जो आ रहा होगा, जो सरफेस पे आ रहा होगा वो तुरंत वही लिख देंगे। तो सरफेस पे जो आ रहा होगा उस बेसिस पे क्या हो जाएगा, एम इफेक्टिव क्या बन जाएगा, एम के बराबर बन जाएगा, स्मॉल आर क्या बन जाएगा, कैपिटल आर। समझ में आया? यस सर। तो एक इसका बार अर्थ, रिपीट कर दो। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, जो फॉर्मूला हम लगाते हैं Vp इज इक्वल टू माइनस जी एम इफेक्टिव बाई आर, जब इस केस में कभी भी किसी को आपने जो स्फीयर लिया है, पहला हमने स्फीयर लिया था जो कि एक पॉइंट P बना था, वो P एक्सटर्नल पॉइंट बना था, तो उस केस में कोई दिक्कत नहीं आ रही थी, जो V निकाला था वो इस फॉर्मूला से जनरल निकाल दिया। लेकिन एक P पॉइंट है जो कि इस बार इंटरनल पॉइंट बन रहा है, इस फॉर्मूला के बेसिस पे ये जीरो आ रहा है, तो मेरे माइंड में पहले आएगा क्वेश्चन कि जीरो हो नहीं सकता है, जीरो नहीं हो सकता, यानी ये केस एक्चुअली में सही ढंग से यहाँ पे डिफाइन नहीं कर पा रहा है। ये तो हमारा ट्रिक है ये एक प्रकार से यूज करने का, ये कोई फॉर्मूला ऐसा नहीं है, ठीक है, ये ट्रिक होता है जनरली। वीपी के केस में ये ट्रिक है एक प्रकार से उसी को इसी को बनाने का, क्योंकि आपको मैंने बता रखा है ई निकालने का ये फॉर्मूला, वैसे ही मैंने वी के लिए एक बना दिया जो कि आपको सिमिलरली मैच करता हुआ दिखे। लेकिन ये एक ट्रिक है, वी के लिए ये एक ट्रिक है, याद रखिएगा, ये फॉर्मूला नहीं है, ट्रिक है। तो उस ट्रिक में जब आपके पास जीरो आ जाता है तो उस केस में क्या करोगे, आप उस आर को क्या करोगे, कैपिटल आर के बना दोगे। उस केस में वो जीरो नहीं आएगा, तब वहां पे आप समझोगे जीरो नहीं आएगा, जितना इस सरफेस तक भी आएगा वो होता है। होता क्या है आपके पास, इस बात को समझिए। आप एक बात को समझिए, वी निकालते कैसे? तो आप बोलते हो कि सर वर्क डन जब वहां से करके लाते हैं इनफिनाइट से, उस कारण से पोटेंशियल एनर्जी जो स्टोर होती है, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट
मास जो होता है वो एक्चुअली ग्रेविटेशनल पोटेंशियल देता है उस पॉइंट पे। तो आपने जो क्या हुआ होगा सर, यहां से आप यहां तक ला रहे होगे, तो यहां पे इसको क्या होता है कि ये देखिए, इसका आपके लिए क्या कहते हैं, सॉलिड कोई भी स्फीयर हो उसके लिए ये फील्ड लाइंस है, अंदर में फील्ड लाइन एब्सेंट है, कोई ग्रेविटेशनल फील्ड अंदर में बनेगी नहीं। ये फॉर्मूला लगा के देखिए, अंदर में कोई भी पॉइंट पी के पास क्या आ रहा है, ई जीरो आ रहा है कि नहीं? यस सर। तो ई अंदर में कोई है ही नहीं। तो इसका अर्थ क्या है कि आप उस टेस्ट मास को जब भी ला रहे हो तो यहीं तक फील्ड है, आपको इसी तक धमा चौकड़ी मचानी है, आप एक्सटर्नल फोर्स को इधर ही वर्क करना पड़ रहा है, इसके बाद यहां तो कोई फील्ड है नहीं। तो क्या कोई फील्ड नहीं है तो इस फोर्स एक्सपीरियंस कितना करेगा? फोर्स आप बोलते हो m टाइम्स ई, बोलते हो कि नहीं? यस तो सर। ई है ही नहीं तो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा नहीं। तो नो इस प्रकार से यहाँ का पोटेंशियल सबका सेम होगा, हर पॉइंट में अंदर पोटेंशियल सेम होगा, क्योंकि कोई फील्ड है ही नहीं। आपको मैंने क्या फॉर्मूला बताया था, dv इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर। जब ई का एग्जिस्टेंस ही नहीं हो पा रहा है, आप अपोजिट द फील्ड ऑफ, अगर अपोजिट द फील्ड लाइंस के अगर आप डिस्प्लेसमेंट करते हो तो डीवी पॉजिटिव होता है। भैया इसके लिए तो फील्ड लाइंस होना चाहिए ना, अंदर में तो फील्ड है ही नहीं, फील्ड लाइंस है ही नहीं, तो डीवी क्या होगा, जीरो होगा। तो यानी डीवी जीरो, यानी यहां पे जो वी आ गया और यहां पे जो वी आ गया दोनों सेम है, तभी तो डेल्टा वी इसमें जीरो आ रहा है आपके पास। समझ में आया बात? सर जैसे तो सर क्या 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 बोल रहे हो? सर जैसे आप बोल रहे हो ना कि v की वैल्यू 0 है, तो सिर्फ इनसाइड द शेल के लिए होगा कि सभी के लिए एप्लीकेबल है ये? नहीं, वी जीरो नहीं है, कहा मैंने बोला जीरो है? मैंने यही तो बोला कि यहाँ पे जीरो आए तो आपको चौकन्ना होना है। वी जीरो कहाँ पे होता है, इनफिनाइट पे होता है। यस सर। यानी ये चीज, ये मैंने बोला, ये फॉर्मूला ऐसा नहीं है, ये ऐसा नहीं है, ये ट्रिक है, ये ट्रिक है, ये फॉर्मूला है। सर हाँ सर ये डीवी पोटेंशियल डिफरेंस है, क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस है। ये वाला वी, डीवी डीवी डीवी, हाँ डीवी पोटेंशियल डिफरेंस होता है, ओके। चेंज इन पोटेंशियल। अगर आपने एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट बनाया, उस डिस्प्लेसमेंट में कितना पोटेंशियल चेंज हो गया, यानी आपने इस सरफेस से उठ के यहाँ एक छोटा सा डीआर पाथ ले लिया, तो इसमें पोटेंशियल डिफरेंस कितना चेंज हो गया, किसके, ई के प्रेजेंस में। अगर आपके पास ई रखा हुआ है, इसको एक्चुअली कहते हैं लाइन इंटीग्रल। ये आपके आगे केस में आता है, एफ डॉट डी आर जो होता है वो लाइन इंटीग्रल होता है। हो क्या रहा है, ये फंक्शन एफ क्या है, फंक्शन ऑफ एक्स और वाई और जेड ही तो बन रहा है एक्चुअली। ये हर स्पेस में एक फंक्शन एफ फोर्स बना हुआ है। ये कैसे बना हुआ है, एक्चुअली में इसको ऐसे लिख रखा है, एम इंटू ई वेक्टर। तो ई वेक्टर आपके पास क्या है, एक्स वाई जेड, हर पॉइंट पे कोई ना कोई, हर पॉइंट पे ई फिक्स हो रखा है। इस ई यानी फील्ड के प्रेजेंस में आप डीआर बना रहे हो, छोटा सा डीआर बना रहे हो, तो जिसके कारण आपके डिस्प्लेसमेंट होने से आपका यहां जिस पॉइंट पे आप फाइनली आ गए, पोटेंशियल अलग आएगा, और जब आप जहां पे थे वो अलग पोटेंशियल था। तो इन दो छोटे से स्टेप बनाते समय डिस्प्लेसमेंट किया, तो उस डिस्प्लेसमेंट में पोटेंशियल कितना चेंज हो गया। ठीक है, पोटेंशियल किसी पॉइंट की प्रॉपर्टी होती है, इस पॉइंट पे क्या पोटेंशियल है। मास के ऊपर बात करते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं। इस पी पॉइंट पे अगर एम नॉट मास रख दिया है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या है, पोटेंशियल इस पॉइंट पे क्या है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट दिस पॉइंट क्या है। ठीक है, यस सर। आपने Yes, पी sir. से और क्यू, पी से क्यू की तरफ मूव किया है, तो इस डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा, आपने क्योंकि पी से क्यू की तरफ गए हैं तो इस पॉइंट चेंज हो गया, तो पॉइंट चेंज हो गया तो पोटेंशियल भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? क्योंकि पोटेंशियल किससे एसोसिएटेड है, हर पॉइंट से एसोसिएटेड है। ठीक है, यस सर। तो यहाँ पे माइनस जी एम कैपिटल आ रहा है, इसमें सबको समझ में आया? यस सर। यस यस सर। सर। ठीक है सर हाँ हाँ हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं सर, चलो ठीक है। अब बताओ, इस ट्रिक के फॉर्मूले के बेसिस पे माइनस जी एम इफेक्टिव बाय आर आप करोगे,
इस पॉइंट पे P पे क्या होगा? अब आपके पास क्या केस आ गया है? यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर। अब आप शेल से हटा के यूनिफॉर्म से क्या हो जाएगा? सॉलिड स्फीयर। हाँ, तो यहाँ पे इस पॉइंट P जो एक्सटर्नल पॉइंट है, माइनस इस जी कैपिटल एम अपॉन स्मॉल आर। बस। कौन बोल रहा है ज्यादा रखने के लिए? अब देखिए, अब इस बार इंटरनल में जाते हैं, अब आएगा मजा। अब इस बार जीरो नहीं होगा भैया, इस बार जीरो नहीं होगा। ठीक है, तो आप देखिएगा, इसका फॉर्मूला ऐसे आप लोग को ये आता नहीं है, तो अब यहाँ पे आप लगाएंगे, यहाँ पे फिर से वही फॉर्मूला, माइनस जी एम इफेक्टिव बाई आर। एम जी एम इफेक्टिव कैसे निकाले? एम इफेक्टिव कैसे निकाले? ऐसा बहुत गंदे गंदे मैथ्स के क्वेश्चन देते रहते हो आपसे। एम इफेक्टिव मानते हैं इसकी स्फीयर के अंदर जो आपने स्मॉल आर का बनाया है, एम इफेक्टिव उसके अंदर मास। ठीक है, यूनिफॉर्म स्फीयर है तो डेंसिटी सेम होगा, तो एम इफेक्टिव डिवाइडेड बाई इसका स्पेस कितना होगा? 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब होगा कि नहीं, इस डॉटेड स्फीयर का वॉल्यूम। यस तो मास बाई यस वॉल्यूम डेंसिटी, दिस इज इक्वल टू इस सॉलिड स्फीयर का मास टोटल एम, पूरे का वॉल्यूम कितना? कैपिटल आर क्यूब होगा क्यों? 4/3 अब एम इफेक्टिव यहां से निकल आया कि नहीं? यस बस यही, अब लगा दीजिए, आपके पास आ जाएगा माइनस जी एम इफेक्टिव। अब यहां पे एक चीज और देखिएगा, एम आर क्यूब बाई आर, ये हमेशा क्या होता है, यहां सरफेस से अंदर क्यों आने का होता है। जब सरफेस पे आप जो मानोगे ना, उसके रिस्पेक्ट में होता है। ठीक है, ये बात समझ में? यहां पे भी जब सॉलिड स्फीयर में काम किया था तो क्या हुआ था, यहां पे आपने जो लिया था, यहां पे जो आया आपके पास फॉर्मूला आया था, वो आया था जीरो आ गया था। तो आपने उस समय बोला कि जीरो तो हमेशा कहाँ होता है? इन्फिनाइट पे होता है। तो ये एक्चुअली में जो आंसर दे रहा है वो किसका आंसर दे रहा है? ये सरफेस के रेस्पेक्ट में दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे एक प्रकार से आपको इस चीजों को, यहाँ पे आपको जनरली केस यहाँ पे नहीं आता है, ये सॉलिड स्फीयर वाला केसेस नहीं आता है, क्योंकि सॉलिड स्फीयर में ना खास तौर से थोड़ा सा इवन ई के बारे में भी बात कम होती है नीट वाले सेक्शंस में। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा आपको इंपॉर्टेंट जो आएगा, ये चीज आप करके देख लीजिएगा, वही आएगा। देखिए एम माइनस जी एम आर क्यूब बाई कैपिटल आर क्यूब, ये आपके पास आ गया, ये तो हो गया एम इफेक्टिव डिवाइडेड बाई स्मॉल आर, तो आपके पास आ गया माइनस जी एम आर स्क्वायर बाई आर क्यूब, ये करके आया था। और ये सरफेस के रिस्पेक्ट में देता है, सरफेस के रिस्पेक्ट में देता है। ठीक है, तो ये चीजें करके आप निकाल लोगे। इसमें यहाँ पे इस चीज को उतना करने की जरूरत नहीं है। मेन पॉइंट यहाँ पे जेई के ये नीट के पर्पज से क्या आता है, सेंटर पे पोटेंशियल क्या है। तो ये बात याद रखिएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी बताया था मैं, 3/2 टाइम्स ऑफ वी एस होता है वी एट सेंटर, ये फॉर्मूला मेन होता है। ये वाला ड्राइव कीजिएगा ना, बहुत गंदा सा रिजल्ट आता है, इसको मैं याद भी नहीं करवाता हूं। देखो ऐसा आता है, इसी के लिए इसका मेन पर्पस क्या है, देखो सेंटर पे, अब आप सेंटर पे ये स्मॉल आर कितना हो जाएगा, जीरो होगा कि नहीं? तो यहां पे आप रखिए वी एट ओ क्या आएगा, माइनस जी 2/r³ इंटू 3r², और ये तो जीरो। अब इसको सॉल्व कीजिए तो 3/2 r² r कैपिटल, तो ये हो जाएगा, ये इधर ले लेते 3/2 माइनस जी एम बाई आर आ रहा है कि नहीं, तो ये सरफेस पे होता है कि नहीं, वी एट सरफेस, और ये वी एट सेंटर। तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा, ये चीजें सबसे इंपॉर्टेंट होती है, सेंटर पे पूछा जाता है। पोटेंशियल किसके रिस्पेक्ट में, सरफेस के रिस्पेक्ट में आता है हमेशा। ठीक है, ये बात समझ में आ गया? यस
सबको समझ में आया? ये फॉर्मूला नहीं होता है V का, ये ट्रिक होता है, आपको याद रखिएगा। ये फॉर्मूला E के लिए होता है, E के लिए होता है, E के लिए -GM इफेक्टिव बाय R स्क्वायर, ये फॉर्मूला उसके लिए चलता है। ये V वाला इसके लिए जस्ट कॉपी करके, अगर ये क्या होता है M इफेक्टिव मतलब पॉइंट मास बना के कर रहे हैं ना, तो पॉइंट मास के लिए E क्या होता है, तो आप बोलते हो -EG लिखते हैं। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, तो होता है -GM बाय R स्क्वायर R कैप। और इसी को बताते हैं, इसी के लिए अगर V लिखते हैं किसी पॉइंट पे तो लिखते हैं -GM बाई R। तो इसी से मैच करते हुए ये बन जाता है, क्योंकि एक्चुअली में क्या होता है, सॉलिड स्फीयर के केसेस में क्या होता है, हम हमेशा क्या करते हैं, मास को इसके पॉइंट पे जाके चिपका देते हैं, हम इक्विवेलेंट सिस्टम बना लेते हैं, कहते हैं कि हम इस सॉलिड स्फीयर के कारण नहीं देख रहे हैं, हम मान रहे हैं कि ये पूरा मास यहाँ पे कंसाइड हो गया। आप जब इंटरनल पॉइंट P पे लाते हो तो यहाँ पे कैसे बोलते हो, तो कहते हो कि सर एक्चुअली में हम कर क्या रहे हैं ना, इस सॉलिड स्फीयर में, सॉलिड स्फीयर आप केस कर रहे हो ना, पूरा अंदर में मास भरा हुआ है, इस पॉइंट P पे आप देख रहे हो, ये रहा सर ये सॉलिड स्फीयर का सेंटर, यहाँ से R डिस्टेंस है। आप क्या कर रहे हो सर, इस सिस्टम को दो भाग में बांटते रहो। कैसे दो भाग में, एक ये एक डॉटेड सा स्फीयर बनाया सर, हाँ बना दिया, तो ये डॉटेड सा स्फीयर से लेके एक आउटर स्फीयर तक का एक शेल बन गया सर, हाँ सर बन गया। तो ये शेल कैसा है सर, शेल के अंदर क्या होता है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी शेल के अंदर क्या होती है, 0 होती है कि नहीं। तो ये वाला जो मास होगा, ये वाला मास होगा, ये इस पॉइंट P पे, इस पॉइंट P पे क्या कर रहा होगा, कोई फील्ड नहीं क्रिएट कर रहा होगा। आपने क्या किया, इस सिस्टम को दो पोर्शन में बांट दिया। दिस इज अ कलेक्शन ऑफ टू सोर्स मासेस, एक सोर्स मास ये है और दूसरा सोर्स मास ये वाला जो छोटा, ये जो अंदर में स्फीयर बना हुआ है, उसके मास को मैंने इसके सेंटर पे चिपका दिया। और आप बोल रहे हैं P पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी निकाल। तो इसको क्या किया आपने, इस सिस्टम को क्या कहा कि भैया मैं ऐसे नहीं निकालूंगा, मैंने क्या किया, इसको दो सिस्टम में बांट दिया। आप बोल रहे हो शेल के कारण, तो इसके अंदर पॉइंट P के अंदर, ये जो पॉइंट P है जो इसके अंदर पड़ रहा है शेल के, उस पे तो कोई उसके कारण ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी आती नहीं है, 0 होती है। तो ये वाला एक्चुअली में, और ये वाला प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, इस P पे जो E निकलेगा वो दोनों के कारण निकलेगा, E1 प्लस E2, 1 इसको मानते हैं, ये सॉलिड स्फीयर। दूसरा ये वाला आपने इसको क्या किया, इस वाले मास को, इस वाले मास को क्या किया आपने, ये क्या किया, कन्फाइंड कर दिया इस पॉइंट पे, इस सेंटर पे, किसके, सॉलिड स्फीयर के सेंटर पे, और इसका मास क्या हो जाता है, M इफेक्टिव। आपने क्या बोला कि E1 क्या हो रहा है, 0 हो रहा है कि नहीं, ये 1 के कारण 0 आ रहा है कि नहीं P पे, और 2 के कारण क्या आ रहा है, एक पॉइंट चार्ज है जिसका वैल्यू क्या होता है, -GM इफेक्टिव बाय R स्क्वायर R कैप। समझ में आया कि नहीं, यस ये बात समझ में आया कि नहीं, ये प्रिंसिपल है, ये प्रिंसिपल से हमने क्रिएट किया है। ये वाला तो ऐसे ही उलूल जुलूल बना दिया है, ये तो आपको याद करने के लिए कि आपको एकदम शॉर्टकट में याद रहे, ठीक है, जिसका एक जगह आप याद रखिएगा 0 आता है तो उसका आप क्या कर देंगे, तो सरफेस पे शेल के केस में, ठीक है, तो शेल के अंदर कोई भी पॉइंट जो P पे होगा, कोई भी पॉइंट P, इसके अंदर पोटेंशियल लिखना है, सब इक्वी पोटेंशियल पॉइंट होते हैं, मतलब इसके सब पॉइंट्स पे सेम पोटेंशियल है अंदर में, तो इसके जो वैल्यू होता है -GM बाय कैपिटल R हो जाता है, ये चीज याद रखिएगा बस। और यहाँ के लिए आप यहाँ पे इस पॉइंट पे कितना होता है, 3/2 टाइम्स ऑफ VS होता है, VC का, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड में भी होता है और ये ग्रेविटेशनल फील्ड में भी होता है, ठीक है, ये बात सबको समझ में आ गया। यस सर। तो यहाँ पे देखिए एक ऐसे क्वेश्चंस आपके पास आ जाएंगे कि अ रिंग ऑफ मास m1 एंड अ स्फीयर ऑफ मास m2 आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस √3r. A small object of mass small m is displaced from A to B. Find the work done by the gravitational force. तो work done by the gravitational force is equal to -delta U. अब इस स्मॉल m जो है मास, वो डिस्प्लेस हुआ है कहां से, पॉइंट A से पॉइंट B तक। A पॉइंट क्या है, एक्चुअली ये सेंटर है किसका, रिंग का, और B पॉइंट क्या है, सेंटर है किसका, इस सॉलिड स्फीयर का।
तो मैं ये लिखना चाहूंगा, तो सर आपने जो मेरी इच्छा जताई थी, डेल्टा यू को लिख दीजिए m इंटू डेल्टा बी। मैंने बोला लिख दो। फिर आपने बोला सर कि यहाँ पे जो v होगा इस पॉइंट पे आप लिखोगे फाइनल माइनस इनिशियल। मैंने बोला लिख दो। तो मैंने बोला सर यहाँ पे आपने कहां से स्टार्ट किया, डिस्प्लेस फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, तो बी तरफ गए हैं और ए से स्टार्ट किया है। मैंने बोला लिख दो। अब सर वी ए और बी बी कैसे निकालेंगे, तो वी ए इज एक्चुअली वी एट ए ड्यू टू 1 प्लस वी एट ए ड्यू टू 2 होगा कि नहीं, क्योंकि हमारे पास दो सोर्स मासेस हैं। yes. तो यहाँ पे अगर आपको ए पे निकालना है तो वी ऐसे निकालना होगा। तो चलिए ए पे निकालते हैं। क्या होगा, रिंग के कारण क्या होगा, इसका एक्स का वैल्यू क्या हो गया, रिंग के कारण जब देखा था तो वी ड्यू टू रिंग एट एनी पॉइंट हम लिखते थे, तो वो माइनस जी एम 1 इसके लिए आएगा अंडर रूट आर स्क्वायर। और ये देखिए इसके लिए एक्स क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक्स क्या होगा, 0 होगा कि 0 नहीं? तो यहाँ पे अंडर रूट एक्स, ये 0 स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा, या आर स्क्वायर इसके अंदर अंडर रूट आएगा तो यह आर बन जाएगा कि नहीं? ये किसके कारण हो रहा है, ये वाला वैल्यू। तो यहाँ पे लिख देंगे माइनस जी m1 बाय कैपिटल आर। अब बताइए इस स्फीयर के कारण कितना होगा यहाँ पे, तो आप बोलोगे सर माइनस जी m2 बाय स्मॉल आर, दैट इज √3 बाई आर। आया समझ में? yes. और वैसे Yes, ही वी भी निकाल लोगे, वी भी निकाल लोगे ना। तो वी भी Yes, क्या sir. होगा, ड्यू टू वी बी ड्यू टू 1 प्लस वी बी ड्यू टू 2। कैसे मालूम करेंगे सर दो सोर्स मास दे रखे, तो यहाँ पे अगर आपके पास देखते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा GM2 बाई √3 R। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इस पॉइंट पे इसके लिए अब x कितना हो गया, अब इसका फॉर्मूला फिर लगाते हैं रिंग के कारण, VB ड्यू टू 1, तो VB ड्यू टू 1 में लिखेंगे तो लिखेंगे VB ड्यू टू 1 इज इक्वल टू माइनस GM1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट आर स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इसके लिए हो जाएगा √3R, दैट इज इक्वल टू 3 बाई आर स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 4, यानी 2R आ जाएगा इसके अंदर। तो ये आ जाएगा माइनस GM1 बाई 2R। और यहाँ पे क्या होगा, अब देखिए सेंटर का कोर्स आ गया। सेंटर पे क्या होता है, पोटेंशियल। स्फीयर मास m2 का है, सॉलिड स्फीयर मास m2 है, तो क्या होगा, आप बोलोगे पोटेंशियल। ये हार्ड क्वेश्चन में आता है, ये हार्ड क्वेश्चन में आता है, इसी के लिए मैं करवा रहा हूं। ठीक है, कोई इजी क्वेश्चन में नहीं आता है, लेकिन इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट पूरी तरह से बिल्ट हो जाए। ठीक है, तो VB ऐसे लिखोगे सर, ये स्फीयर के कारण देखते हैं, VB ड्यू टू स्फीयर, B क्या है, इसका एक्चुअली सेंटर है, तो दिस इज इक्वल टू 3/2 V एट सरफेस होगा सर। तो V एट सरफेस कैसे लिखेंगे सर, तो हो जाएगा माइनस GM बाय कैपिटल R। तो ये आ जाएगा आपके पास माइनस 3/2 GM2 बाय कैपिटल R आएगा कि नहीं? तो VB हो गया। अब सब्ट्रैक्ट कीजिए, सिंप्लीफाई कीजिए, तो कितना आ रहा है, डेल्टा V क्या आ रहा है, डेल्टा V मतलब VB माइनस VA करना है, तो VB आपके पास ये आ रहा है, सिंप्लीफाई करके इसको कितना आ जा रहा है भैया, इसको सिंप्लीफाई कर रहे हो क्या, तो हो जाएगा 2 कॉमन आ जाएगा, तो इसको सिंप्लीफाई करके यहाँ लिख देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो माइनस G कॉमन ले लेता हूँ, 2R कॉमन ले लेता हूँ, और अंदर में क्या बच जाएगा, M1 प्लस M2 बच जाएगा ना, नहीं 3M2 यही बच जाएगा। और यहाँ पे VA क्या लिख दूंगा मैं, यहाँ पे VA आपको लिख दूंगा, दिस इज इक्वल टू माइनस GR ले लेता हूँ कॉमन, और ये हो जाएगा M1 प्लस M2 बाई √3। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। अरे सर कितना गंदा काम कराते हो, हाँ मैं मान रहा हूँ हार्ड है क्वेश्चन, मैंने कब मना किया, मेरे को देखो खुद कर रहा हूँ। GR कॉमन ले लेंगे यहाँ से, सब्ट्रैक्शन किस में करना है, VB माइनस VA, तो VB यानी आपको आ जाएगा यहाँ पे
तो माइनस में लिख देते हैं, पहले ये पूरा लिख देते हैं, M2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस VA है, VA ऐसे ही निगेटिव में और माइनस और आ गया तो प्लस बन गया, तो G/R M1 प्लस M2 बाई √3। इसको और सॉल्व करते हैं, GR को पूरा कॉमन ले लेते हैं, तो G/R कॉमन आ गया, अंदर में बच जाएगा M1 के साथ कोई जा रहा है क्या? अच्छा यहाँ पे 2 अंदर भेज देते हैं भाई, 2 अंदर चले जाओ, फायदा हो जाएगा, G/R कॉमन लिए है, तो यहाँ पे अंदर में बच जा रहा है माइनस M1/2 और यहाँ प्लस M1/2, तो आपके पास बच जाएगा M1/2 और यहाँ पे आपके पास आ जा रहा है M2 के साथ, तो 1/√3 माइनस 3/2, गंदा सा आ रहा है मैं जान रहा हूं, M2, और इसको मल्टीप्लाई करूंगा मास के साथ तो आपके पास ये आ जाएगा, ये हो गया डेल्टा V और माइनस टाइम M करूंगा, ये वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव, तो ये माइनस फिर अंदर चला जाएगा, तो इसको माइनस में बना देगा और इसको सॉरी क्या कर दिया मैंने, इधर क्या था, इधर प्लस में था ना, और ये भी प्लस में था, राइट, मैंने 1/√3 को, एक सेकेंड, 1/√3, हाँ माइनस 3/2, हाँ प्लस में किया, तो माइनस इधर अंदर चला जाएगा, तो ये माइनस में आ जाएगा और ये फिर बदल जाएगा माइनस में अंदर, ये तो इसको माइनस को बाहर ही रहने देते हैं, ठीक है, तो ये कुल आंसर आएगा आपको, चेंज इन वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव। ये समझ में आया? बहुत गंदा सा है, देखो यहां से फिगर देखो, यहाँ A से डिस्प्लेस किया गया B तक, ठीक है, तो इसमें जो वर्क डन आता है आपके पास, ये सब सॉल्व करने के बाद बहुत गंदा सा आता है, देख रहे हो? अब मैंने सही किया है कि नहीं, तुम सही बताओ, यही किया है कि नहीं, लिखा है कि नहीं, यही लिखा है कि नहीं, माइनस अगर अंदर ले लोगे तो ये माइनस अंदर चला जाएगा और ये इसको भी माइनस में बना देगा, तो इसको भी आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, तो इसको माइनस इधर ले आना, ये प्लस में बदल जाएगा, तो देखो यही आंसर आएगा, Gm/R माइनस M1/2 माइनस M1/2, M2 3/2 माइनस 1/√3, यही आंसर आ रहा है, आ रहा है कि नहीं? सर कंफ्यूजिंग है ये क्वेश्चन बहुत। ठीक है, मैंने ट्रिकी सा है, बहुत ज्यादा ट्रिकी सा है, हार्ड है समझ में, सर कितना बेकार क्वेश्चन है, हाँ मैं जान रहा हूँ बेटा, लेकिन मैंने आपको इस क्वेश्चन को करवाने का पर्पस है कि आपने देखा तरीका मैंने कैसे लाया है, इसमें आपके अंदर क्या क्या चीजें मैंने दिया, आपके अंदर 2 सोर्स चार्जेस दे दिए मैंने, आपको ये क्वेश्चंस नहीं आए, आपको मैं अप्रोच बता रहा हूँ, क्योंकि जिनको इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ाते आ रहा हूँ मैं, उनको कह के थक गया कि जब आपके पास एक से ज्यादा सोर्स होंगे, और यही कम, अभी मैं आपको मैग्नेटिक्स पढ़ाऊंगा, मैग्नेटिज्म पढ़ाऊंगा, मैग्नेटिज्म में आपको पता है क्या पढ़ाऊंगा, उसमें भी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, मैं मानता हूं आपको एक ही करवाया है, अरे मेरे लिए भी तो रिस्की रहता है भैया, ऐसा क्वेश्चन आपके सामने कर रहा हूं, नहीं हुआ तो मैं भी तो इंसान ही हूं ना, तो रिस्क मैं ले रहा हूं, तो आपके लिए रिस्क ले रहा हूं, पॉजिटिव वे में रिस्क ले रहा हूं, कि आपको यहां बहुत सारे कॉन्सेप्ट समझाएंगे, आपको याद रखना है कि जो भी फील्ड वाले क्वेश्चंस होते हैं, जैसे आपको कितनी बार मैं क्वेश्चंस करवाया हूं, जैसे क्वेश्चंस में आपको मैग्नेटिज्म में पढ़ाऊंगा, आपको ये पढ़ाऊंगा, एक क्वेश्चन दूंगा कि ये बताना बेटा, ये हमारे पास वायर है, करंट कैरिंग वायर, अब इस लूप के कारण इस पॉइंट पे एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है, इस लूप ये वायर बना रहा है, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालें, आपका अप्रोच क्या होगा कि सर मुझे आप जो फॉर्मूला पढ़ाए हो ना, वो पढ़ाए हो μ0/4π I/R, जो कि इसका सेपरेशन होता है इस पॉइंट P पे, इसका सेपरेशन R है, तो I/R साइन अल्फा, ये अल्फा बनता है, सॉरी फाई बनता है, φ1 बनता है, ये φ2 बनता है, ठीक है, अब ये क्या पढ़ाया आपको, किसके कारण, ये एक फाइनाइट लेंथ ऑफ वायर है जो करंट कैरिंग कर रहा है, इसको मैं ग्रीन कलर से दिखा देता हूँ, रुको, इसको मैं ग्रीन कलर से दिखा सर एक देता बार क्वेश्चन का लास्ट आंसर बता दो।
लास्ट है इसका, इससे पहले वाला जो किया था उसका Yes, sir. बता। हाँ कर दे रहा हूँ। तो देखो इसका मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ, मैं इसका अप्रोच बता रहा हूँ। ये जो ग्रीन कलर की वायर है ये कैसी है, करंट कैरिंग वायर है, ये स्ट्रेट वायर है और फाइनाइट लेंथ एल दे रखा है और इसका फॉर्मूला हम जानते हैं, दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई आर साइन φ1 प्लस φ2, ये आता है। ठीक है, ये आता है। डायरेक्शन कैसे देते हैं, थंब रूल के हेल्प से। ठीक है, ये कर दिया। यहाँ पे थंब रूल के हेल्प से क्या आ रहा है, आपके पास अंदर की ओर जा रहा है, तो अंदर की ओर जा रहा है तो यानी क्रॉस आता है आपको। आप आगे पढ़ाऊंगा, चिंता मत कीजिए। अब इस केस में क्या होता है, आप क्या करते हो, ये रेगुलर पॉलीगॉन आपके पास आता है। रेगुलर पॉलीगॉन में क्या करते हो, इसको सेगमेंट 1 मानते हो क्योंकि ये फाइनाइट लेंथ एल लेंथ का है, ये फाइनाइट लेंथ एल लेंथ का है, ये भी फाइनाइट लेंथ एल लेंथ का है। यहाँ पे जब आप बी निकाल रहे हो तो इसको 1 मानते हो, इसको 2 मानते हो, इसको 3 मानते हो। यहाँ पे बी आ जाएगा इस पॉइंट पे जो कि हमेशा सेंटर होता है, जिसको ओ बोलते हैं। तो बी एट ओ इज इक्वल टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ये यहां पे भी काम करेगा, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी काम करता था, ये ग्रेविटेशन में भी काम करता है। तो आपको बच्चे एग्जामिनेशन हॉल में डराने के लिए जानबूझ के 2 पार्टिकल 3 पार्टिकल ऐसे घुसेड़ देंगे, लेकिन वो करना क्या चाह रहा है, वो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन आपसे पूछना चाह रहा है। सेम चीज पोटेंशियल में भी होता है। पोटेंशियल में अगर आपके पास एक सोर्स चार्ज है, ये सोर्स चार्ज की जगह मैं अभी बोलूं ग्रेविटेशन में सोर्स मास है, ये सोर्स मास इस पॉइंट पे क्या करता है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जनरेट करता है। दूसरा सोर्स मास क्या करेगा, इस पॉइंट पे अपने हिसाब से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जनरेट करेगा। फिर उसके बाद अगर मैं पी पे अगर पूछूंगा कि ड्यू टू सिस्टम बताओ क्या ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है, तो आप बोलते हो ई एट पी ड्यू टू 1 प्लस ई एट पी ड्यू टू 2, बिकॉज दिस इज स्केलर वैल्यू, वी कैसा है, स्केलर वैल्यू है, तो इसका अलजेब्रिक सम हो जाता है। यहां पे हम जब भी क्वेश्चंस करते थे, याद करो एरोज बना बना के डायरेक्शंस भी निकालते थे सबका। ये इसमें नहीं आएगा, इसमें तो डॉट और क्रॉस आते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक में हमने निकाला था तो सब जगह ये इधर एरो बन रहा है, कोई का इधर बन रहा है। और पॉलीगॉन वाले क्वेश्चंस बहुत आते हैं, जैसे कि हमने देखा है कि ऐसे पॉलीगॉन पे क्या रखा है, पॉलीगॉन के वर्टिसेस पे इक्वल मैग्नीट्यूड और सेम टाइप के चार्ज रखे हैं, तो उसके सेंटर पे क्या आता है, ग्रेविटी, ये फील्ड क्या आती है, 0 आती है। तो कैसे आती थी, क्योंकि इसके कारण जो फील्ड बन रही है, फिर इसके कारण जो फील्ड बन रही है, सब एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहा है कि नहीं। तो एक्चुअली कर क्या रहे हैं, इन सोर्स चार्जेस के कारण यहाँ पे फील्ड कैसे क्रिएट हो रहा है, उन सबका वेक्टर एडिशन होता है। तो यही चीज मैंने यहाँ पे रिपीट करने की कोशिश की कि 2 सोर्स मासेस होंगे, तो यहाँ पे जो आप जो फॉर्मूला लगाओगे m इंटू डेल्टा वी, आप उस समय देखोगे ये डेल्टा वी क्या होगा, सिस्टम के कारण, पूरे सिस्टम जहां पे जिस पॉइंट से स्टार्ट हुई है और जिस पॉइंट तक गई है वो v कैसा होगा, यहाँ पे जो v होगा v एट ए, ये एक्चुअली में क्या होगा, v एट ए ड्यू टू सिस्टम होगा। और इसका अर्थ क्या हो जाएगा, दिस इज v एट ए ड्यू टू 1 इसके कारण और v एट ए ड्यू टू 2 इसके कारण, इन दोनों का सुपर पोजिशन होगा, तो जाके इसको बोलेंगे v एट ड्यू टू सिस्टम। तो इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए साथ में आपके पास जब भी ऐसे क्वेश्चन आए, एक पॉइंट को उठा के दूसरे पॉइंट को लगा दे। भैया इतने हार्ड क्वेश्चन में भी मैंने वही अप्रोच रखा, क्या अप्रोच रखा, WC इज ऑलवेज इक्वल टू माइनस डेल्टा यू। मैंने कभी भी WC के बारे में सीधे कन्फ्रंट करने नहीं गया हूं, मैं जानता हूं ये बहुत ज्यादा हार्ड है, इंटीग्रेशन से निकलता है। मैंने हमेशा डेल्टा यू के हेल्प से इसको काउंटर बैलेंस किया है। मैंने W एक्सटर्नल को हमेशा कभी भी जवाब देने की कोशिश की है तो हमेशा इसके टर्म्स में जवाब दी है, कभी भी मैं इसमें नहीं जाता हूं, हाँ इसके हेल्प से इसको निकाल लेता हूं। तो इन सभी कॉन्सेप्ट्स को करने के लिए आपको इस एक हार्ड क्वेश्चन पे कर दिया कि भैया सबसे हार्ड में जब ये लग रहा है तो इजी वाले में सब में लगेगा। समझ में आया? यस सर। यस सर। अरे नहीं, लास्ट टॉपिक कहाँ है, अभी लास्ट टॉपिक नहीं है शिवानी बेटा, अभी थोड़ा सा टाइम दोगे क्या, ये तुम लोग टाइम दोगे ना, पढ़ लोगे, थोड़ा सा जल्दी जल्दी करवा देता हूँ। पढ़ लेंगे यस सर। सर। ठीक है, तो ये चीजें आ गई थी। हाँ लास्ट में कौन क्वेश्चंस का आंसर मांग रहा था बेटा, ये वाला कौन लास्ट में क्वेश्चन का आंसर मांग रहा Done, था? sir. डन ना? और Yes, देखो sir. सारा कुछ वही हुआ है, माइनस m1 बाई m2, देखो 3/2 पॉजिटिव है यहाँ पे,
तो हमारे आंसर में भी यहाँ पे देखो 3/2 पॉजिटिव आना चाहिए, आएगा क्या भैया? हाँ देखो 3/2 पॉजिटिव है, -1/√3, तो -1/√3 यहाँ पे हमारे आंसर में -1/√3 आया। सारा कुछ कंप्लीट बिल्कुल सटीक निकाल के लाया। ठीक है, तो इसका अर्थ है सब आपके सामने फॉर्मूला यूज किया, कोई अपने छुपा के तो नहीं किया, जैसा भी किया सब वैसे ही तरीके से किया। तो कैसे भी अब क्वेश्चन आएगा आप रिलैक्स हो गए, मैं सब क्वेश्चंस को डील कर सकता हूं। ठीक है, अब आपके लिए खत्म। अब देखते हैं दूसरी बात, यहाँ पे क्वेश्चंस को ये करने की कोशिश करते हैं, मैं आपको करवाते जा रहा हूँ जल्दी जल्दी। ठीक है, मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ यही अप्रोच कैसे लगाएंगे। देखते हैं, क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं। एट द पोल ऑफ द अर्थ a body is imparted velocity v naught directed vertically upward. ठीक है, find the height to which the body will ascend, neglect the air drag and g is equal to acceleration due to gravity at this one surface, यानी g a एक्चुअली g नॉट के बराबर है जो हमने पढ़ रखा है। ठीक है, और वो भी अर्थ के केस में g नॉट एट अर्थ, ये g दे रखा है, ये आप इसके आंसर्स में g यूज कर सकते हो, v नॉट यूज कर सकते हो। अब इस क्वेश्चन में कैसे करें? सर आप अपना वाला अप्रोच लगाओगे क्या? कौन सा? आप यहां से सरफेस ऑफ द अर्थ इसको ए मानते हैं, कहीं तक गया होगा बी मानते हैं। ठीक है, और सर आपने बोला था जितना भी काम करना है वो सब इसी से हो जाएगा। हाँ हो जाएगा, आपने सही बोला था। ठीक है सर, इसके दौरान क्या आपको कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है क्या? ए से बी तक जा रहा है पार्टिकल, कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है? आपको एयर को नेग्लेक्ट करना है। सर एक्सटर्नल फोर्स कैसे मालूम करेंगे? क्या कोई रॉकेट इसको ऊपर तक ए से बी तक लेके जा रहा है? कौन इसको ए से बी तक लेके जा रहा है? इसके अंदर की अपनी वेलोसिटी, यस सर। कोई उसके अलावा एक्सटर्नल फोर्स तो है नहीं ना। आप हाथ से पकड़ के इसको ए पॉइंट से बी पॉइंट तक ले जा रहे हो, ना आपका हाथ है, ना रॉकेट है, ना कुछ है। फिर सर बस हो गया, आंसर आ गया सर, इतने ही में आंसर आ गया। दैट्स इट। वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स माइनस डेल्टा यू, वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा के। ठीक है सर, डेल्टा यू इज इक्वल टू एम टाइम्स डेल्टा वी, बस हो गया। और क्या सर? अच्छा ठीक है, बात बताओ आगे। यहाँ पे वर्क एक्सटर्नल 0 है सर। हाँ सर, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स है ही नहीं तो एक्सटर्नल वर्क कौन करेगा? फोर्स ही 0 है तो डब्ल्यू एक्सटर्नल 0 होगा कि नहीं? इसमें कोई चिंता Yes, बात हो रहा है? यहां से मैं ऐसा कह Yes, सकता हूँ डेल्टा यू प्लस डेल्टा के इज इक्वल टू 0। पहली बात समझ में आई? ठीक है, यहां से देखो, यहां पे यू, डेल्टा यू कैसे निकालेंगे? इस केस में ऐसे भी निकाल सकते हैं डेल्टा वी के हेल्प से। ठीक है, निकालते डेल्टा वी के हेल्प से। मास ऑफ दिस पार्टिकल स्मॉल एम है, दे रखा है क्या? चलो मान लेते हैं स्मॉल एम है, वो लास्ट में कट रहा होगा इसी के लिए नहीं दे रखा, स्मॉल एम। डेल्टा वी सर इस पॉइंट ए पे कितना होता है डेल्टा वी? ये सॉलिड स्फीयर है। हाँ सर, माइनस जी एम बाई कैपिटल आर लिख सकता हूँ कि नहीं? लिख सकता हूँ कि नहीं? yes sir. अच्छा, यहाँ पे गया, यहाँ पे इसको मानते हैं एच हाइट तक चला गया, कितना हो जाएगा यहाँ पे पोटेंशियल? Minus GF. अच्छा अच्छा, GM एक सेकंड, मैंने ये एक चीज गलती लिखी। डेल्टा वी अभी रहने देता हूँ। डेल्टा वी इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई। ठीक है, हमारे लिए फाइनल पॉइंट बी है, इनिशियल पॉइंट ए है, तो वी बी माइनस वी ए। तो एक्चुअली में पहले मुझे बी लिखना चाहिए, तो माइनस जी कैपिटल एम मास ऑफ दिस अर्थ, ठीक है, डिवाइडेड बाय यहाँ पे बी है तो हो जाएगा आर प्लस रेडियस ऑफ द अर्थ प्लस एच। ये हो गया वीबी माइनस यहाँ वी ए कितना होगा तो आप बोलोगे सरफेस पे, तो दैट इज जी एम। कोई दिक्कत? No sir. ठीक है, तो यहां से आपके पास आ गया जी एम ई। ठीक है, और आप यहां से कर दो अच्छा जाएगा नहीं, तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा और ये हो जाएगा ओके ओके ओके। एम ई यहां से कॉमन आया, ये माइनस माइनस प्लस बना देते हैं इसको। ठीक है, तो यहां से जी एम कॉमन 1 बाई आर ई
-1/RE + H। ये क्या आपके पास आ गया डेल्टा। ठीक है, आपको क्या क्या पूछा है, फाइंड द हाइट जब तक गया है, ठीक है, यानी यहां से फॉर्मूला से आ जाएगा। आपको वर्क डन बाय कंजर्वेटिव नहीं पूछा है, ये चल जाएगा, ये इसका यूज ही नहीं आएगा। डेल्टा यू आपके पास आ गया है, दैट इज ये हो गया m टाइम्स GME 1/RE -1/RE + H। ठीक है सर, यहां तक आ गया, ये डेल्टा यू आ गया। डेल्टा के कैसे निकालेंगे, यहाँ पे कितना है, तो ½ mv², यहाँ पे चला गया होगा, रुक गया होगा, तभी तो वो नीचे ड्रॉप करना स्टार्ट करेगा। मैक्सिमम जहां तक असेंड कर सकता है जब तक उसकी वेलोसिटी होगी, काइनेटिक एनर्जी 0। तो आपके पास ये क्या आ जा रहा है, डेल्टा के क्या आ रहा है, इनिशियली आपके पास क्या है, डेल्टा के ऐसे लिखिएगा, KF - KI लिखिएगा। इनिशियली क्या आपके पास है कुछ, फाइनली ये है, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा माइनस टाइम ½ mv02। इसमें कोई दिक्कत, इसमें कोई दिक्कत, ये डेल्टा माइनस क्यों के है इसके साथ? क्या क्या क्या, माइनस क्यों है इसके साथ? KF - KI ना, तो KF क्या है, फाइनल पॉइंट पे B पे जब पहुंचा है तो उसकी वेलोसिटी क्या है, 0। तो 0 माइनस टाइम हाफ, इनिशियली इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या है, ½ हाफ mv²। mv²। तो माइनस तो इसके कारण आ गया ना, समझ में आया, ओके सर। ये डेल्टा के है, ठीक हाँ है, सर। तो ये डेल्टा के आ गया। अब डेल्टा के मालूम है, ये प्लस डेल्टा यू आपको मालूम है = 0 रखना है, तो ये आपके पास डेल्टा यू आ रखा है, तो यहां से आप सिंप्लीफाई कर लेते हैं, मैं थोड़ा वो मार रहा हूं, ये डेल्टा यू प्लस डेल्टा के, यानी दैट इज इक्वल टू माइनस टाइम ½ mv02 = 0। बस यहां से h निकाल लेना रहेगा। ये बात समझ में आया, ये बात समझ में आया कि ये भी आपको डिफिकल्ट थोड़ा सा लग रहा है। आगे। सर एक्सप्लेन। सर एक बार एक्सप्लेन कर दो, थोड़ा इसमें दिक्कत लग रही है। दिक्कत लग रही है, ठीक है, मैंने आपको बोला कि ये 3 फॉर्मूला हमेशा याद रखिएगा, ये 3 फॉर्मूला लगाना रहता है, ये 3 फॉर्मूला हमेशा याद रखिएगा, और इसी से कुछ ना कुछ पूछते रहता है, इसी से कुछ ना कुछ, कभी कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा वर्क कितना होता है, कभी एक्सटर्नल फोर्स कितना काम करता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, ये सब क्वेश्चंस आपके पास आते रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपने बोला है कि यहाँ पे पहले केस ये 3 लिख दिया, ठीक है, तो यहाँ पे आप डेल्टा यू निकालने जाओगे तो इसको इस टर्म्स में भी निकाल सकते हो, और हमने निकाल दिया सीधे आंसर, डेल्टा वी निकाला पहली बार, VF - VI होता है, कहां से स्टार्ट, B इसके लिए फाइनल पॉइंट है और A इसके लिए इनिशियल पॉइंट है, तो डेल्टा V मैंने ऐसे लिख दिया, और फिर इसके बाद फॉर्मूला पुट कर दिया, क्योंकि अर्थ कैसा है, एक सॉलिड स्फीयर, तो सॉलिड स्फीयर के एक पॉइंट जो कि यहाँ पे है, जो B पॉइंट है, जो कि सेंटर से कितना दूर है, RE + H है कि नहीं, यस सर। तो आपको बेटा समझ में आ रहा है ना, आपने जो डाउट पूछा था ये अभी पूछ रहे हो कैसे किया, ये बात समझ में आ रहा है ना बेटा, आपको समझ में आ रहा है, आप पूछे थे अभी, किसने पूछा था अभी, अंचल बेटा किसने पूछा था, सर मैंने पूछा था। हाँ खुशी बेटा, आपको समझ में आ रहा है ना, B पॉइंट पे Yes, sir. पोटेंशियल आप निकाल लिए, A पॉइंट पे पोटेंशियल निकाल लिए, डेल्टा V निकाल दिया इससे, VB - VA, इसको मास से मल्टीप्लाई कर दोगे, स्मॉल m किसका मास, इस पार्टिकल का मास, तो वो क्या हो जाएगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस मास, क्यों, क्योंकि इसने अपने आप को डिस्प्लेस कर दिया, तो उस डिस्प्लेसमेंट से क्या हुआ, डेल्टा V बन गया, तो डेल्टा V बना, तो इसको मास इन m इंटू डेल्टा V क्या हो जाएगा, चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस पार्टिकल। यस सर, थैंक और यू। क्योंकि VW एक्सटर्नल क्यों 0 है, क्योंकि यहाँ पे कोई एक्सटर्नल फोर्स है ही नहीं, ये पार्टिकल को आपने अपना पत्थर को ऊपर आसमान में फेंक दिया, इसके ऊपर सिर्फ एक ही फोर्स काम कर रहा है, वो ग्रेविटेशन का, इसके अलावा और कोई फोर्स काम नहीं कर रहा है इस पार्टिकल पे, अगर हम ड्रैग को नेग्लेक्ट करें तो उस केस में इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं काम कर रहा है, जो फोर्स काम कर रहा है वो क्या, कंजर्वेटिव फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा है, तो ये तो 0 है, तो ये 0 है, तो इसके द्वारा वर्क डन भी 0 होगा, तो दूसरे इक्वेशन से हमने कह दिया कि एक्चुअली मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहेगी, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहेगी,
यस सर। बस उसी का फॉर्मूला के ऊपर डेल्टा यू तो आराम से निकालना आता है, डेल्टा के लिए आपको बता रखा है। इनिशियली आपको यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी निकाल लीजिए, फाइनली काइनेटिक एनर्जी निकाल लीजिए। आपको कुछ क्वेश्चंस क्या होगा, इसको धीरे धीरे मूव करवाते ले गए, रॉकेट से धीरे धीरे मूव करवा के ले गए, वहां पे आपको समझ में आ जाएगा कि वर्क डन एक्सटर्नल तो होगा, रॉकेट चल लेके गया है। तो वहां पे क्या होगा, डेल्टा के वहां पे 0 होगा। क्यों भैया? क्योंकि आप यहां से धीरे धीरे मूव करवा के ले गए ना, यहाँ पे वेलोसिटी थी ना यहाँ पे लगभग वेलोसिटी। समझ में आ रहा है? ये ट्रिक्स पहचानने पड़ते हैं यस क्वेश्चंस पढ़ के, लेकिन फॉर्मूला यही 3 लगेंगे। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करके देखिए, देखिए इसी के लिए मैंने बोला था m यहाँ पे देखिए कट जाएगा, 0 आ जाएगा, 0 से तुरंत मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो यहाँ पे आपके पास ये देखिए m कॉमन लीजिएगा यहाँ से, और इधर से भी m कॉमन ले लीजिएगा, तो दिस टाइम m इज इक्वल टू 0। तो दिस, इसका अर्थ है कि m का कोई वैल्यू मुझे चाहिए ही नहीं इसके कैलकुलेशन में। m टाइम्स समथिंग इज इक्वल टू 0, m तो 0 होगा ही नहीं, इट मींस दिस इज इक्वल टू 0, तो दिस इज इक्वल टू 0। सॉल्व आगे करते जाएंगे, तो ये लिखेंगे सिंप्लीफिकेशन करते हुए, तो हो जाएगा हमारे पास क्या आ जाएगा, जी एम, ये भी बहुत गंदा क्वेश्चन है क्या, हाँ सर, हाफ वी नॉट स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू आपके पास आ रहा है जी एम, इधर ले जाएंगे, जी एम ई आर ई प्लस एच। इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा, थोड़ा सा गंदा मेथड, आंसर आएगा ये। लेकिन मैंने आपको क्वेश्चंस इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि आपको हार्डेस्ट से भी हार्डेस्ट आएगा तो भी आप सिंप्लीफाई कर देंगे। यहाँ पे चिंता मत कीजिए, आपके पास वैल्यूज रहेंगे, उस समय कैलकुलेट करना आसान रहता है। ठीक है, जी तो सर। यहाँ पे एक और चीज हम आप देखते रहिएगा, यहाँ पे क्या देखिएगा, आप क्या कीजिएगा, यहाँ देखिए आर ई से अगर सब जगह मल्टीप्लाई कर दे, देखिए आर ई से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दे इधर, या इस साइड में सब जगह आर ई से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दे, तो इस चीजों का ये देखते रहिएगा, इसका एडवांटेज क्या बनते रहता है। इसको जी बोल सकते हैं, जिसको यूज करने के लिए बोल रहा हुआ है। तो ग्रेविटेशन में सबसे ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी निकालते समय आपको दिखाऊंगा मैं, एस्केप वेलोसिटी को भी जी के टर्म्स में लिखना बेहतरीन माना जाता है। ग्रेविटेशन में सबसे ज्यादा इस्तेमाल इसी का होता है। तो ये देखिए जी एम ई बाई आर, इस आर ई होल स्क्वायर क्या होता है, स्मॉल जी होता है कि नहीं, जी सर। यही होगा कि नहीं, जी नॉट ई होगा। तो ये आपको सिंप्लीफाइड बनते जाते हैं। यहाँ पे कुछ कर सकता हूँ क्या, यहाँ पे आपके पास कुछ करने के लिए नहीं है, लेकिन आप यहाँ पे इसको बेसिसली बना सकते हो आर ई स्क्वायर, और नीचे में आर ई स्क्वायर मार दो, ये हो जाएगा फिर जी। तो यहाँ पे फिर आपके पास सिंप्लीफाई हो क्या आता है, जी आर ई माइनस हाफ वी नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू जी आर ई होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर ई प्लस एच। इसको सिंप्लीफाई करोगे इधर ले जाके सारा कुछ आ जाएगा। इसको मैं करूं क्या, कर ही देता हूं, नहीं तो फिर कहोगे कि सर आपने तो ये क्वेश्चन लेके ऐसे नहीं किया। या आप समझ लेना इस चीजों को, अभी यहाँ पे इसको बस एच को इधर मल्टीप्लाई करके, क्रॉस मल्टीप्लाई करके एच निकाल लेना, बस सिंपल सा फॉर्मूला है। हाँ आंसर थोड़ा गंदा आता है इसमें, देखेंगे दिखेगा भी, आंसर बहुत गंदा गंदा आएगा, देख रहे हो, ऐसा ऐसा आंसर आता है। सिंप्लीफाई कर लोगे एच आ जाएगा, लेकिन मैंने आपको इसलिए करवा रहा हूं कि ये सबसे हार्डेस्ट होते हैं, इससे ज्यादा कोई हार्ड आएगा ही नहीं। आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है ना कि मैं क्या कर रहा हूं, सर तो इससे आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि मेरे को सिंपल वाले ये एमसीक्यूज जितने भी क्वेश्चन आएंगे तो छोटे छोटे आएंगे, ये तो ऐसे आएंगे कि यहाँ से उठा के यहाँ पे आंसर ऐसे मैच कराने के लिए आ जाएगा, एच इज इक्वल टू आपके पास आर के बराबर है, ऐसा कुछ क्वेश्चंस बनते जाएंगे जहां पे सिंप्लीफाई होते जाएगा। ठीक है, या ये ऐसी वेलोसिटी होगी, वी नॉट की वेलोसिटी ऐसे दी जाएगी कि कुछ नंबर होंगे, जैसे वन आपके पास किलोमीटर पर सेकेंड से फेंक दिया गया, तो यहाँ पे कुछ सिंप्लीफाई होते रहेगा, चीजें आपको आ जाएगी, आसान वे में आएगा। ठीक है ना, इसी के लिए इसको घबराना मत। ठीक है, अब देखते हैं, ये चीजों को मैंने सबसे हार्डेस्ट वाले को करवाया था, लेकिन अप्रोच कैसे रखेंगे, वही वाला, ए से उठ रहा है बी तक जा रहा है। फॉर्मूला क्या क्या याद आना चाहिए, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू माइनस डेल्टा यू, वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा के। डेल्टा यू कैसे निकालते हैं, एम टाइम्स डेल्टा वी। हाँ, डेल्टा यू याद रखिएगा, इस फॉर्मूले में मत लगा दीजिएगा, डेल्टा यू
इज इक्वल टू माइनस एम डेल्टा बी, ये नहीं होता है, ठीक है। अरे सर आपने लिखा था, यही तो लिखा था डब्लू, ये लिखा था आपने, डब्लू कंजर्वेटिव लिखा था, यही तो लिखा था। अरे भैया डब्लू कंजर्वेटिव होता है डेल्टा माइनस डेल्टा यू, तो ये यू ऐसे लिख रहे हैं, माइनस इसके कारण आ रहा है, और डेल्टा यू क्या होता है, एम इंटू डेल्टा बी। तो ये चीजों का कंफ्यूजन मत रखिएगा, ठीक है, बस इसी में कंफ्यूजन आते हैं आपके। सॉल्व क्वेश्चंस बहुत छोटे छोटे आएंगे, हो जाएंगे इसी में, ठीक है। आज ट्राई कीजिएगा, समझ में आएगा, ठीक है। अब सैटेलाइट के ऊपर आ जाते हैं, ये लास्ट टॉपिक है हमारा, सैटेलाइट और एस्केप वेलोसिटी, ठीक है। अभी इसको कंप्लीट करवाओ कि आज छोड़ दूं, थोड़ा सा अभी चलते, जितना कंप्लीट हो सकता है कंप्लीट करवाते हैं। तो आपको एक बात मालूम है कि हम लोग अभी केपलर्स लॉ पढ़े थे, उसमें क्या कहा था कि प्लैनेट क्या करता है, सन के चारों ओर कैसे मूव करता है, इलिप्टिकल पाथ में करता है, ठीक है सर, ये बात अच्छी बात बताया था। सन कहाँ पे एग्जिस्ट करता है, एक कोई एक फोकस पे, इलिप्स के दो फोकस बन सकते हैं सर, जो कि मेजर एक्सिस पे लाई करते हैं। जो ए होता है वो क्या होता है, लेंथ ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस, और यहाँ पे ये होगा बी क्या होता है, लेंथ ऑफ सेमी माइनर एक्सिस। तो इसका लेंथ क्या हो जाएगा, टोटल 2b हो जाएगा, और इसका टोटल ये लेंथ हो जाएगा 2a हो जाएगा। ये बात सबको समझ में आया? यस सर। अब यहाँ पे क्या करता है, सन यहाँ पे एग्जिस्ट करता है, तो यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा तो इसको क्या कहेंगे, फोकस है फोकस। तो यहाँ पे है ना, सन जहां एग्जिस्ट कर दिया, ये पॉइंट जो इलिप्स पे पड़ रहा है, पेरीहेलियोन, और इसको एप्लीहेलियोन, ठीक है। अब यहाँ पे प्लैनेट कैसा मूव कर रहा है, ऐसे मूव कर रहा है, ऐसे इसके अबाउट रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है। इसमें क्या क्या होता है चीजें, क्या इस प्लैनेट के ऊपर कोई टॉर्क लग रहा है, नहीं सर, नेट टॉर्क नहीं है, तो एंगुलर मोमेंटम हमेशा इस प्लैनेट की क्या है, कंजर्व्ड है। क्या इस पे एक और चीज बात, क्या इसके ऊपर आपके पास एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है, हाँ ठीक है। क्या इस पार्ट ये वाला एक बात बताइए, इस प्लैनेट के ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स है, एक्सटर्नल फोर्स क्या सर, जो फोर्सेस हमने इस सिस्टम, किसका सिस्टम मान रहा है, किस किस को सिस्टम में, सिस्टम का पार्ट मान रहे हैं, सन और ये प्लैनेट P1, सन इसको कहते हैं और प्लैनेट P1, इसी को सिस्टम मान रहे हैं, इसी के सिस्टम को रीड कर रहे हैं। तो इन दोनों में आपस में जो फोर्स लगेगा उसको क्या कहते हैं, इंटरनल फोर्स। और कोई दूसरा पार्टिकल आके फोर्स लगाता है, जैसे कोई दूसरा प्लैनेट है, ये भी रिवॉल्व कर रहा है, ये फोर्स लगा रहा है, ये कैसा फोर्स होगा, एक्सटर्नल फोर्स। तो हम जानते हैं कि जब आपके पास प्लैनेट बनता है, प्लैनेट जब बनता है तो दूसरे प्लैनेट इतने दूर चले जाते हैं, इतने दूर चले जाते हैं कि उनका कोई सेंस नहीं रहता, उनका कोई ग्रेविटेशनल फील्ड इतने इस पे होल्ड नहीं करता है। ये प्लैनेट एक्चुअली बना है समय के साथ, इसने पूरे आसपास के रीजन के मासेस को खाया है, उस जगह को खाली किया है धीरे धीरे, तो आसपास में कोई प्लैनेट नहीं। कहने के लिए हाँ ये फोर्स लग रहा होगा इसके ऊपर, इनके बीच में भी ग्रेविटेशनल इंटरैक्शन लग रहे होंगे, लेकिन इसके सामने नेग्लिजिबल है, इनसिग्निफिकेंट होते हैं। तो इसके ऊपर कोई सिग्निफिकेंट एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, राइट। तो ये इसके ऊपर एक्सटर्नल सिग्निफिकेंट फोर्स नहीं लगा रहा है, तो भैया सर वही वाली बात हो गया, वर्क एक्सटर्नल इज इक्वल टू, यहां से भी तो बात वही हो गई, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जा रहा है, हो रहा है कि नहीं, पॉइंट ए और पॉइंट बी तक जा रहा है, ए और बी क्या है, इस एलिप्स पे ही पाए जा रहे हैं। लेकिन वही वाली बात हो गई ना, जो आप बोलते हो कि सर पॉइंट ए से बी को लेकर डिस्प्लेस कर देना, क्योंकि प्लैनेट इसके सामने पॉइंट मास मान रहे हैं, इस स्टार के सामने, तो इसे आपने पॉइंट मास को पॉइंट ए से उठा के पॉइंट बी पे रख दिया, तो ये वाला चीज तो उसके ऊपर भी चलेगा सर, क्या, तो ये वाला फॉर्मूला डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा यू, ये वाला तो चलना चाहिए। तो इस बेसिस पे वर्क एक्सटर्नल इसके ऊपर 0 है, तो इसका अर्थ है क्या, इस प्लैनेट के ऊपर कोई दूसरा प्लैनेट और कुछ भी और फोर्स नहीं लग रहा है ना, सिर्फ इसके ऊपर सिग्निफिकेंटली कौन लगा रहा है, सन ही तो लगा रहा है इस फोर्स। तो इसके ऊपर वर्क एक्सटर्नल 0 है, कोई सिग्निफिकेंट वे में नहीं ऐसा कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है जो वर्क कर पा रहा है, तो ये 0 है, यानी इसका टोटल एनर्जी क्या हो गया, कंजर्व हो गया। यानी एक प्लैनेट अपने इस पाथ पे जब चल रहा है तो उसके टोटल एनर्जी और इसका लीनियर मोमेंटम दोनों क्या है, कंजर्व है। समझ में आया? यस सर। और ये टॉर्क क्यू 0 होता है तो आपको मालूम होगा, टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। आर कैसे ड्रॉ करोगे, इस प्लैनेट से, तो ये इस प्लैनेट के लिए तो इससे
स्फीयर, ये फोकस से एक लाइन एरो ड्रॉ करेंगे जिसका एरो का हेड क्या होगा, इस प्लैनेट पे पड़ेगा। तो ये हो गया आर वेक्टर। क्या फोर्स वेक्टर भी इसी लाइन के अलोंग हमेशा एग्जिस्ट करता है? क्या वो एक सेंट्रल फोर्स है? तो क्या इस प्लैनेट को और इस सन को मैं देखता हूं तो इस सन से अगर आप एक आर वेक्टर बना रहे हो तो आर वेक्टर ऐसा बना सर, और फोर्स क्या होता है, इसी लाइन पे एक्ट करता है। तो आर और एफ के बीच में कैसा एंगल हो जाएगा, या तो 0 डिग्री होगा या तो 180 डिग्री होगा। इस केस में 180 डिग्री होता है, फोर्स इधर एक्ट करता है इस प्लैनेट पे, आर इधर एक्ट कर रहा है, ये दोनों एक साथ 180 डिग्री बना रहे हैं। तो टॉर्क क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, होगा कि नहीं, आर क्रॉस एफ के बेसिस पे। ये बात समझ में आया कि नहीं? यस सर। तो टोटल एनर्जी और एंगुलर मोमेंटम उसका हमेशा कंजर्व रहता है। अब चीजों को सिंप्लीफाई बनाने के लिए, सैटेलाइट पढ़ने के लिए हम क्या कहते हैं कि इलिप्स का एक पर्टिकुलर केस लेते हैं जिसको हम कहते हैं सर्कुलर मोशन। सर्कल क्या है, इलिप्स का एक स्पेसिफिक केस है जिसमें फोकस क्या हो गया, आपस में कोइंसाइड होके एक जगह पे आ गया है जिसको हम सेंटर कह रहे हैं। ठीक है, इलिप्स का एक स्पेशल केस होता है सर्कल। ठीक है, इस दोनों फोकस को कहोगे आपस में जुड़ जाने के लिए, ये इधर मूव करेगा और ये देखिए एक प्रकार से मिरर इमेज रहता है, जितना डिस्टेंस यहां से है वो इतना डिस्टेंस ये है, तो ये अगर यहाँ आएगा तो फिर ये यहाँ आएगा, ऐसे करके कहीं बीच में जाके यहाँ मिल जाएगा और तब ये क्या हो जाता है, सर्कल बन जाता है। ठीक है, तो इस केस में बेनिफिट क्या होता है, फोर्स लगाने के लिए इक्वेशन हमने, फोर्स जब कोई चीज सर्कुलर मोशन पे चलता है तो उसके ऊपर अगर वो यूनिफॉर्मली मूव कर रहा है तो यूनिफॉर्म केस में क्या होता है, उसके ऊपर सेंट्रल फोर्स हमेशा लगता है, दैट इज इक्वल टू mv²/r। ये बेनिफिट हो जाता है, बस इसी के लिए हम काम कर रहे हैं। इलिप्स का आपके केस में नहीं है पढ़ना, ना आईआईटी जेई वालों के लिए है ना नीट वालों के लिए, तो है नहीं। ठीक है, यस सर। तो ये केसेस होंगे आपके पास, आएंगे। ठीक है, अब इस केस में जब आपके पास सर्कुलर मोशन होगा तो एक बात होती है, m इज द मास ऑफ द अर्थ, ये इसको सॉरी मास ऑफ द सन, सन के जगह मैं कहूंगा जो इसको डोमिनेट कर रही है, सेंट्रल मास। आपको सैटेलाइट के केस में क्या हो जाएगा, ये मास ऑफ द प्लैनेट बन जाएगा कि नहीं, जो इसको ड्राइव कर रही है। अगर ये सैटेलाइट बन जाए, ये अगर सैटेलाइट बन जाए, जो ऐसे सैटेलाइट बन रखा है, ठीक है, ऐसे सैटेलाइट बन जाइए, तो इस केस में ये क्या हो जाएगा, ये मास ऑफ द अर्थ हो जाएगा, जो कि क्या कर रहा है, इसके चारों घूम रहा है। ठीक है, अगर इस केस में ये सन ले रहे हैं तो ये अर्थ पर प्लैनेट बन जा रहा है, क्योंकि सन के चारों ओर प्लैनेट को नचाया जा सकता है, सन के चारों ओर सैटेलाइट को नचाया जा सकता है, सन के चारों प्लैनेट के चारों ओर दूसरे प्लैनेट को नहीं नचाया जा सकता, सिर्फ सैटेलाइट्स को ही नचाया जा सकता है। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स होल्ड भी तो करके उसको सेंट्रीफ्यूटर, उसको गोल गोल घुमाना भी तो पड़ेगा। समझ में आया? यस सर। तो यहाँ के केसेस में ऐसे हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपने लगाया तो, और खास तौर से ये चीज हमेशा याद रखा जाता है कि, और मैंने क्या बोला कि अर्थ के केसेस में आप छोटे सैटेलाइट्स लेते हैं, क्योंकि मास ऑफ द अर्थ कितना है, 6 × 10⁻24 kg है, और सैटेलाइट का मास कितना होता है, 100 kg। क्या मैं बोल सकता हूं ये मास स्मॉल m इज मच 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 लेस देन कैपिटल M? यस सर। तो ये क्यों ऐसा कहते हैं, क्योंकि ये इनर्शियल फ्रेम बन जाता है। देखो इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है, ये उतना ही फोर्स न्यूटन थर्ड लॉ के बेसिस पे अर्थ भी इसके ऊपर लगा रहा होगा। अग्री? अब इसके ऊपर लग रहा है तो इसका मास बहुत ज्यादा होना चाहिए ताकि ये एक्सिलरेट ना करे, क्योंकि इसके ऊपर फोर्स लग रहा है तो एक्सीलरेशन हो जाएगा इसके ऊपर टोटल फोर्स कैपिटल F डिवाइडेड बाई m, इसका मास। तो इस बेसिस पे अगर मास ज्यादा नहीं होगा तो ये एक्सीलरेट हो जाएगा, तो ये इनर्शियल फ्रेम बना नहीं रहेगा। तो इसको एक्सीलरेट ना होने के लिए अगर m वेरी वेरी मच 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 ग्रेटर होगा, तो ये देखिए m ज्यादा तो एक्सीलरेशन कम, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो m बहुत ज्यादा तो a बहुत कम, ना के बराबर। ठीक है, यस सर। यहां से हम ऑर्बिटल स्पीड निकालने के लिए सिंपल सी बात है, अगर कोई पार्टिकल या कुछ भी स्मॉल m का जो इसके चारों ओर ये सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो इसके ऊपर इसका नेट एक्सीलरेशन क्या होगा, नेट इसके ऊपर फोर्स कितना लग रहा होगा,
दैट इज इक्वल टू mv²/r, और वो भी कहां, सेंटर की तरफ। और ये फोर्स कौन अप्लाई कर रहा होगा, ये हो रहा होगा कि नहीं, ये हो रहा होगा कि नहीं, बताओ। ये समझ में आया कि नहीं, ये वाली बात है। अरे सबको समझ में आया कि नहीं, सबको समझ में आया? यस सर। ठीक है, अब ये यहां से आ गया, तो यहां से हमें क्या मालूम चला गया, v, यानी इस ऑर्बिटल वेलोसिटी के बारे में मालूम चल गया कि अगर कोई प्लैनेट इस r रेडियस पे घूम रहा है तो उसकी वेलोसिटी हमें मालूम चल जाएगी, और उसी को कहते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी, जो कि निकल के हमारे पास आएगी। देखो ये घूम रहा है, तो घूम रहा है वो भी सर्कुलर पाथ पे, तो इस केस में mv²/r ऐसे करके आएगा, तो हमारे पास ये v0 जो आ रही है ये ऑर्बिटल वेलोसिटी आती है, यानी इस प्लैनेट को इस स्पीड से घूमते रहना पड़ेगा इस सर्कुलर ऑर्बिट पे रहने के लिए। ठीक है, तो ये इसकी स्पीड होती है। ठीक है, ये फंक्शन ऑफ क्या है, आर आ रहा है एक प्रकार से। अगर मैं आर को ऐसे अलग चेंज कर दूं, ये प्लैनेट यहां पे डाल दूं जिसका आर कुछ दूसरा होगा, ये r1 है और उसके लिए r2 होगा, तो उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी अलग होगी। समझ में आया? ये जबकि किसके चारों ओर घूम रहा है, इसी कैपिटल M के चारों ओर घूम रहा है, वो दूसरे ऑर्बिट पे घूम रहा है। समझ में आया सबको? यस सर। तो इसके क्वेश्चंस कैसे आते हैं, और इसके टाइम पीरियड निकालना है तो कैसे निकालोगे, आपको सबको मालूम है। अरे नहीं सर, अरे हाँ सर, अरे नहीं सर, अरे हाँ सर, सेम बात है, छोटी सी बात है, करना है। ये यूनिफॉर्म मोशन में घूम रहा है। अब बताइए यूनिफॉर्म मोशन में, अगर सर्कुलर मोशन के केस में टाइम पीरियड कैसे निकालते हैं? तो सर ये यूनिफॉर्म स्पीड से घूम रहा है ना सर, तो यूनिफॉर्म स्पीड से इसका स्पीड क्या है, तो v0। अच्छा सर, टाइम कितना लिया होगा, टाइम कैपिटल T मान लेते हैं सर, तो v0 इंटू कैपिटल T जो होगा ये एक्चुअली क्या होगा, लेंथ ऑफ दिस पाथ कितना होना चाहिए, 2πr होना चाहिए कि नहीं, स्मॉल r। r क्या है सर, इस ऑर्बिट का रेडियस, इसमें कोई चिंता, हाँ इसमें सर। कुछ। अब ये v0 क्या लाया है, हमने निकाल के ले आए ना v0, दैट इज √g m/r इंटू t डिवाइडेड बाई 2πr। निकालिए यहाँ पे, और मैं आपको गारंटी निकाल देता हूं, मैं इसका आंसर रट के बैठा हूं। ये आंसर मैंने रट के बैठा हूं, देखिए आएगा क्यों। कीजिए यहाँ पे दोनों साइड स्क्वायर कीजिए, तो ये अंडर रूट से आ जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा, ये स्क्वायर हो गया, t² इज इक्वल टू, यहाँ पे आपके पास हो जाएगा ये r³ आ जाएगा, r³ हो जाएगा, इसका 4π² हो जाएगा, और ये gm आएगा। आ रहा है कि नहीं? और ये यस क्या, ये है क्या, यस सर। ये है क्या, ये केपलर्स का थर्ड लॉ है कि t² इज प्रोपोर्शनल टू a³, क्योंकि आपने क्या बोला था, इलिप्स में a होता है, राइट, ये सेमी मेजर एक्सिस का लेंथ ही तो होता है a। यही जब चीज आपके लिए सर्कल बन जाता है तो ये सेमी मेजर एक्सिस का लेंथ क्या हो जाता है, रेडियस के बराबर हो जाता है, और यही आता है। समझ में आया? यस सर। तो टाइम पीरियड आपको ये समझ में आ गया, ऐसे निकाल दें। ठीक है, यही आता है। ठीक है, ऑर्बिटल वेलोसिटी आ गई, हमें मालूम चल गई। अब बताइए टोटल एनर्जी इसकी पार्टिकल की कितनी होगी। क्या आप इसका पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं? क्या इस पार्टिकल इस पार्टिकल ये जो प्लैनेट है ये स्मॉल है, इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या है? इसको पार्टिकल की तरह मान रहे हैं, सन के सामने इसका डायमेंशन का कोई अर्थ नहीं रखता है, सन के सामने इसका डायमेंशन इतना मैटर नहीं करता है, इनसिग्निफिकेंट है। तो इसमें स्मॉल m का मान रहे हैं, इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो होगी
माइनस जी कैपिटल एम एम बाई आर, और आर क्या है, इनके बीच में एक प्रकार से ये आर होता है ऑर्बिट की रेडियस, रेडियस ऑफ द ऑर्बिट। ये क्या हो गई, पोटेंशियल एनर्जी किसकी, इस पार्टिकल की। इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ एम वी स्क्वायर। वी कितना होगा सर, वेलोसिटी इस ऑर्बिट पे घूम रहा है जिसका रेडियस आर है, तो वी नॉट स्क्वायर कह देते। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो वो लिख देते हैं, वी हर ऑर्बिट के लिए अपना अपना एक फिक्स होता है, कितना होता है सर, तो अंडर रूट जी एम बाई स्मॉल आर होता है। ठीक है बेटा, मैंने लगा दिया होल स्क्वायर लगा के, तो इसको आप बोल दे रहे हो हाफ एम जी एम बाई आर, यानी ये जो आया क्या आ गया, जी एम एम बाई 2r। ये क्या हो गया, ये काइनेटिक एनर्जी होगी किसकी, इस प्लैनेट की। ये कितना आ रहा है एक्चुअली में, इसको अगर मैं एक बोलूं, इसको मैं ऐसा, इसको ए बोलता हूं क्योंकि जनरली हमारे पास इसको जनरली ए बोला जाता है, कन्वेंशन। इसको सिर्फ अंदर वाले को निगेटिव साइन के साथ नहीं रख रहा हूं, सिर्फ इस वैल्यू को। तो ये क्या आ रहा है, a बाई 2 आ रहा है कि नहीं। यस सर। अब मैं बोलूं टोटल एनर्जी क्या होगी, क्या u प्लस के होगी कि नहीं। तो ये u क्या है, माइनस ए है, और k क्या है, a बाई 2 है। तो ये क्या हो गई, माइनस ए बाई 2 आ रही है कि नहीं। तो ये क्या होनी चाहिए, माइनस जी एम एम बाई 2r। ये क्या हो गई, टोटल एनर्जी किसकी, इस प्लैनेट की, और ये माइनस में आ रही है। इसका अर्थ सिस्टम बाउंडेड है, ये सिस्टम बना रहेगा, घूमते रहेगा ये चीज हमेशा के लिए। ये बात समझ में आ गई। तो टोटल एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट या प्लैनेट जो रिवॉल्विंग अराउंड दिस मैसिव मास, जिसकी किसके अबाउट, एक ऑर्बिट, सर्कुलर ऑर्बिट पे घूम रहा है, उस सर्कुलर ऑर्बिट का रेडियस क्या है, स्मॉल आर। तो उसकी टोटल एनर्जी अब हम सीधे लिख देंगे कि नहीं, व्हाट इज द टोटल एनर्जी। तो आप बोलोगे आज से माइनस जी कैपिटल एम एम बाई 2r। हुआ। आर क्या होगा, रेडियस ऑफ द ऑर्बिट। व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी, दैट इज इक्वल टू जी एम एम बाई 2r। साइन देखते रहिएगा। व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस प्लैनेट, GMM अपॉन आर माइनस GMM अपॉन आर। समझ में आ गया सबको। यस सर। इसको ई से भी दिखा देते हैं, टोटल एनर्जी। ठीक है, इससे बेनिफिट क्या होगा हम बताते हैं भैया, हम क्वेश्चन करवाना हमें है ना, तो हम बताएंगे ना आपको। अरे सर जल्दी बताओ। ठीक है, तो यहाँ पे ई निगेटिव आता है, इट मींस इट्स अ बाउंडेड सिस्टम। ठीक है, और बाइंडिंग एनर्जी के बारे में पूछे तो सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड के बारे में पूछा जा रहा है। ठीक है, तो बाइंडिंग एनर्जी अगर आपके पास मैं बोलूं, दिस इज इक्वल टू माइनस टाइम टीई होता है टोटल एनर्जी। ठीक है, ये बात सबको समझ में आ गई। यस सर। अब यही बात होती है सैटेलाइट की, अब अर्थ बदल जाता है, सैटेलाइट बन जाता है। अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जो कि सैटेलाइट अगर अर्थ के सरफेस के बहुत क्लोज ऑर्बिट करे तो, यानी लगभग लगभग स्मॉल आर जो हो जाए कैपिटल आर के बराबर हो जाए, लगभग लगभग अप्रोक्सीमेट, तो आपके पास जो वेलोसिटी आती है इसकी होनी चाहिए, ऑर्बिटल वेलोसिटी इसकी आनी चाहिए, वो कितनी आती है, लगभग लगभग 7.9 किलोमीटर पर सेकेंड। कैसे निकाला, ये फॉर्मूला से निकाला। तो आपके अंदर क्वेश्चंस आते रहेगा कि एक सैटेलाइट इस आर, इसका और ये रेडियस ऑफ द ऑर्बिट जिसके अबाउट वो रिवॉल्व कर रही है इस मास के ऊपर, वो दे रखा है स्मॉल आर, और आपसे पूछेगा कि इसकी बताओ ऑर्बिटल वेलोसिटी, तो ये फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, और ये आर कब कैपिटल आर बदल जाएगा, जब ऑर्बिट बहुत ही क्लोज हो जाएगी सरफेस के पास। समझ में आ गया, आया कि नहीं, इसकी हाइट, क्या क्या यस सर क्या आ गया। क्या हो गया, कोई को सर इसकी हाइट ये स्मॉल आ रही है, ये सेंटर से या सरफेस से। नहीं नहीं, आर का जब भी बात करते हैं सेंटर से, एच का बात करते हैं सरफेस से।
ये स्मॉल आर कहां से? सेंटर से। तभी तो हाफ एम वी स्क्वायर बाई आर लग रहा है। आर कहां से होता है? सेंटर से। सर्कल में घूम रहा है, जिस सर्कल में घूम रहा है उस सर्कल का, इस सर्कुलर पाथ का रेडियस होता है, इस सर्कुलर पाथ का, ये सर्कुलर पाथ एक सर्कल है और उसका रेडियस स्मॉल आर है। ठीक है, तो इस केस में क्या है, यहां तक अपना मास, मैसिव मास यहां तक फैला हुआ है, और ये स्मॉल आर क्या है? ऑर्बिट का। ऑर्बिट क्या है? एक प्रकार से ऑर्बिट एक सर्कल है जो कि कॉन्सेंट्रिक सर्कल है। इसके सेंटर के साथ इस सर्कल का भी सेंटर और इस सॉलिड स्फीयर का सेंटर दोनों एक साथ लाई कर रहा है। समझ में आया ये चीज? यस सर। यहां पे यही गेम है कि इस सर्कल का भी सेंटर और इस सॉलिड स्फीयर का भी सेंटर दोनों एक साथ जगह पे लाई कर। तो आर की जब भी बात करेंगे हम हमेशा उस सॉलिड स्फीयर या जो भी रहता है, रिंग के केस में भी रहेगा, तो इसी से इसके सेंटर से ही बात होगी। ठीक है, जियो स्टेशनरी का आप पढ़ लीजिएगा, इसके ऊपर कोई क्वेश्चन ऐसा कुछ खास नहीं आता है। बस यही याद रखिएगा, जियो स्टेशनरी को लॉन्च करने के लिए एक ही प्लेन है, इक्वेटोरियल प्लेन। इसका काम क्या होता है? जियो स्टेशनरी का जो टाइम पीरियड होता है वो होता है हमारे बराबर 24 घंटे के बराबर। यानी वो हमारे साथ, हमारे ऊपर हमेशा क्या रहेगा? बना रहेगा, क्योंकि हम उसी ओमेगा से नाच रहे हैं जितना ओमेगा से ये नाच रहा है। समझ में आया? यस सर। इस चीजों के देखिए एक साथ में देख रहे हैं, घूम रहा है, साथ में घूम रहा है। तो ये होता है जियो स्टेशनरी, यानी हमारी जो इसका अर्थ का जो रोटेशन का ओमेगा हो रहा है और ये जो रिवॉल्व कर रहा है ओमेगा, वो दोनों सेम आता है। और ओमेगा कैसे निकालेंगे? तो हम जानते हैं 2 पाई बाई टी होता है, सॉरी 2 पाई बाई टी होता है। हाँ, टी टाइम पीरियड होता है। ठीक है, ये हम फॉर्मूला बहुत बार यूज कर रखे हैं। ठीक है, ये आ जाता है फॉर्मूला द्वारा। क्वेश्चंस आपके ऊपर कम आएंगे, और इसके लिए ये वैल्यूज याद रखिएगा। R इज इक्वल टू 4.2 इंटू 10⁴ किलोमीटर, यानी एक ही रेडियस पे। देखिए, क्योंकि आपके पास ओमेगा जो आएगा वो क्या होगा? 2 पाई बाई टी होगा। ठीक है, तो टी आपका एक प्रकार से फंक्शन ऑफ आर आता है, फंक्शन ऑफ आर आता है। तो यानी सब पे ये एक प्रकार से आप टी स्क्वायर, इसको देखिए, ओमेगा स्क्वायर को आप ऐसे लिख सकते हो 4 पाई स्क्वायर टी स्क्वायर। अब टी स्क्वायर की जगह इसको रिप्लेस कर दीजिए, इसमें हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर आर क्यूब जी एम। सिंप्लीफाई कीजिएगा, जी एम बाई आर क्यूब आएगा, राइट, ओमेगा स्क्वायर। यानी ये फंक्शन ऑफ आर है, यानी कुछ एक सर्टेन आर के लिए, एक सर्टेन आर के लिए ओमेगा स्क्वायर एक प्रकार से आपके लिए ऐसा वैल्यू होगा, वैल्यू ऑफ ऐसा होगा कि उसके लिए टी जो होगा 24 घंटा होगा। यहां पे आप टी रखिएगा 24 घंटा। ये देखिए 2 पाई एक कोई नंबर है, यहाँ पे इस कैपिटल टी का भी वैल्यू आपने 24 घंटे रख दिया, तो ओमेगा एक कोई स्पेसिफिक नंबर आएगा, इसको ओमेगा नॉट बोलते हैं। तो इस ओमेगा नॉट के लिए एक स्पेसिफिक आर नॉट आएगा, और वो आर नॉट कितना होता है? ये होता है। ठीक है, यानी इस इक्वेटोरियल प्लेन में जो इक्वेटर है, इक्वेटर के प्लेन के पैरेलल वाले जो होने चाहिए, ये जो सर्कल का प्लेन होना चाहिए वो एक्चुअली इक्वेटर के प्लेन के साथ पैरेलल होना चाहिए। पहली बात, इसका टी क्या होना चाहिए? 24 घंटे होना चाहिए। ये सब कंडीशन लगा रहे हैं, तो उसके लिए एक सर्टेन आर होगा जिस पे ये फॉलो होगा, और वो आर कितना होता है? 4.2 इंटू 10⁴ किलोमीटर। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? यस सर। अब ये देखो क्वेश्चंस, ये सब देख लेना, ये सब चीजें मैं आपको दे दूंगा। हाँ, अब ये देखो क्वेश्चंस यहां से स्टार्ट हो रहे। अब ये देखो, मैंने आपको क्यों बताया ये चीजों में। आपको मैंने क्या बोला था कि किसी ऑर्बिट पे कोई चीज घूम रहा है तो उसका टोटल एनर्जी कंजर्व होता है ना। इस सैटेलाइट का ये टोटल एनर्जी कंजर्व होगा कि नहीं रहेगा? यस सर। क्योंकि जब भैया इलिप्स पे मैंने आपको टोटल एनर्जी कंजर्व करवा दिया, तो ये तो एक सर्कल है, और इसके सर्कल क्या है? इलिप्स का एक पर्टिकुलर केस है, तो इसका टोटल एनर्जी और एंगुलर मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहेगा। तो इसका अर्थ है कि अगर मैंने सरफेस से इसको लॉन्च करना है
लैब को कहाँ से, एक स्मॉल एम का फर्स्ट लॉन्च करना है कहाँ से, सरफेस ऑफ द अर्थ इनटू अ सर्कुलर ऑर्बिट 2r का। अब मैं बोल रहा हूं कि इट इज शिफ्टेड टू द 3r, ये दूसरा क्वेश्चन खिलाएगा। पहले मुझे करना है कि टू प्लेस द लैब, ये सैटेलाइट को फर्स्ट ऑर्बिट में रखने के लिए मुझे कितना एनर्जी रिक्वायर्ड होगा। तो आप क्या करोगे, इसके लिए टोटल एनर्जी निकाल सकते हो क्या? इस पार्टिकल पे, ये पार्टिकल यहाँ घूम रहा है, इस ऑर्बिट पे घूम रहा है स्मॉल एम का, इसका टोटल एनर्जी अभी आपको मैंने बताया था ना, -gm/2r। ये पार्टिकल यहाँ पे है अर्थ सरफेस से, इसके पास क्या है, बस ये टोटल एनर्जी है ना इसके पास। इसके पास यहाँ पे टोटल एनर्जी कितना है, इस पार्टिकल के पास टोटल एनर्जी सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में है, जो कि इस आर से होगा। ये भैया सरफेस पे रखा हुआ है ना, तो सेंटर से हमेशा नापते हैं। इस आर पे जो होगा पोटेंशियल एनर्जी इसका होगा, पहले वाले का, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इसके अंदर आ जाएगा। और चेंज इन काइनेटिक, आपको काइनेटिक देखो हो क्या रहा होगा, ये सैटेलाइट यहाँ पे है, इसको आपने लॉन्च किया, इसके यहाँ पे आपके पास एक काइनेटिक एनर्जी है और साथ में पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, K + U है। और यहाँ पे आप UF मान लो, और यहाँ पे KO मान लो। जिस ऑर्बिटल में जो घूमेगा तो उसका काइनेटिक एनर्जी हमेशा क्या होगा, 12 mv0 और v0 जो हमने निकालने का फॉर्मूला जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये एनर्जी है, यहाँ पे इसके पास कितना एनर्जी था, यहाँ पे काइनेटिक में 0 था और U में कितना था, UI। तो आपके पास चेंज इन टोटल एनर्जी आपके पास क्या आ जाएगा, यही तो एनर्जी रिक्वायर्ड होगा। समझ में आया? तो ये टोटल एनर्जी हमने इसको बना दिया, ठीक है। अब देखिए कैसे करते जाते हैं। टोटल एनर्जी यहाँ पे, अब स्मॉल आर को कितना लिखूं, क्या इसको स्मॉल आर को 3r लिख सकता हूं कि नहीं, स्मॉल आर को 3r लिख सकता हूं कि नहीं, ये बताइए। ये स्मॉल आर है, ये स्मॉल आर है, 3r लिख सकता हूं कि नहीं? 2r इसका तो ये गैप हुआ, यस सर। और ये r इसका ये हो जाएगा, तो 3r लिख सकता हूं ना। तो यहाँ पे हो जाएगा -gmm/2 टाइम्स, यहाँ स्मॉल r की जगह मैं लिखूंगा 3r। इनिशियली क्या थे, ये टोटल एनर्जी इसके पास अभी यहाँ पे है। अब इसके पास यहाँ इनिशियली टोटल एनर्जी क्या थी, तो सिर्फ पोटेंशियल के फॉर्मेट में थी। तो T डेल्टा T = द एनर्जी रिक्वायर्ड। तो ये क्या हो जाएगा, TF - TI। तो TF कितना हो गया आपके पास, जब फाइनली यहाँ पे घूम रहा है सब कुछ, ये अपने मजे में है, तो ये आ रहा है 6r। और इनिशियली क्या था इसके पास, ये था G - टाइम -gmm/ इसका r, तो हो गया r। क्योंकि यहाँ पे टोटल एनर्जी सिर्फ उसके पास क्या था, TI जो था वो सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मेट में था, वो तो ऐसे रखा हुआ था सरफेस, काइनेटिक एनर्जी कुछ थी नहीं। समझ में आया? यस सर। तो ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, यही क्वेश्चंस होते हैं। 3r से आपको इस ऑर्बिट से इस ऑर्बिट शिफ्ट करना है, आपको क्या करना पड़ेगा, टोटल एनर्जी का कितना चेंज हुआ इस ऑर्बिट में शिफ्ट करने के लिए, यही निकालते रहना पड़ेगा। समझ में आया? तो अभी आई थिंक बच्चे भी सब भाग गए हैं, कह रहे हैं कि सर 9 बज गए हैं, अब मेरे को छुट्टी दे दो, और बहुत बच्चों का ये रहेगा। तो ये कुछ क्वेश्चंस मैं उस समय करवा दूंगा, ठीक है। और एस्केप वेलोसिटी भी बच गई है हमारी, तो इन क्वेश्चंस को आगे लेके मैं करवा दूंगा, ठीक है। अप्रोच यही रखना है, इसको मैं अच्छे से करवा दूंगा आपको, क्योंकि अभी बच्चे बहुत चले गए हैं, अभी पढ़ा दूंगा तो फिर फायदा नहीं है, वो भी नहीं समझ पाएंगे, तो उनको भी लेके चलना है, तो इसी के लिए ये करना है, ठीक है। आपको समझ में आ रहा है ना ये सारी चीजें? देखो मैं आपको कंसेप्चुअली बता रहा हूँ, आपको कुछ नहीं समझ में आएगा जब तक आप उसको जाके वहां प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा, क्योंकि आपको मैंने हार्ड से हार्ड क्वेश्चंस करवाए हैं, इसलिए करवाए हैं क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो कि हम जो मेथड्स लगा रहे हैं बहुत यूनिवर्सल मेथड्स हैं, वो एक क्वेश्चंस पे नहीं लगते, वो सारे क्वेश्चंस पे लगते हैं।
मेरा अप्रोच वैसे होता है। मैं कोई एक्सेप्शंस नहीं पढ़ाता हूँ कि ये एक्सेप्शन है या ये एक्सेप्शन है या ये एक्सेप्शन है। रूल्स लगेगा तो सब पे लगेगा। या तो बता दो कि ये मेरे सिलेबस में नहीं है, अगर है तो अच्छे से पूरा रूल्स के अनुसार बता दो। तो इन चीजों का हम इस्तेमाल करते रहते हैं। ठीक है, तो अगले नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये करेंगे। आज के लिए यहीं छोड़ देते हैं। आज के लिए कोई प्रॉब्लम आया किसी को? नो सर। फॉर्मूलाज बहुत No, पढ़ाए हैं sir. मैंने। फॉर्मूलाज मैंने ये चीज कन्फ्रंट कर रहा हूँ कि बहुत पढ़ाए हैं, इन चीजों को चलते रखना पड़ेगा। और नीट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज होते हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास जल्दी जल्दी क्वेश्चंस करने। अच्छा, तनिष्का बेटा ने अच्छा कुछ लिखा था। ठीक है बेटा, ठीक है। सबके लिए अब मैं समझ रहा हूँ थोड़ा जल्दी लेट हो रहा है, सबको दिक्कत आ रही है, तो उनका आदर से होता है। लेकिन नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करते हैं। चलो बाय बेटा। बाय सर, गुड नाइट, टेक केयर सर। Bye.